नमस्ते एंड वेलकम टू द चेंज प्रोनर्स पॉडकास्ट जहां हम लाते हैं कॉन्वर्जेशंस दैट ट्रूली स्पार्क चेंज। और आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि ये हमारा पहला हिंदी एपिसोड है। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, डॉक्टर निशा शर्मा। एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड सोल जिन्होंने एकेडमिक्स, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग तीनों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया है। डॉक्टर निशा एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और होलिस्टिक हीलर है। उनका यूनिक अप्रोच पर्सन स्पेसिफिक वास्तु और स्पिरिचुअल हीलिंग के जरिए लोगों की लाइफ में बैलेंस और खुशियां लाना है। और इस खास कॉन्वर्जेशन को होस्ट करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे डियर फ्रेंड और लाइफ कोच शिरीष राज, और मैं आपकी दोस्त प्रियंका सूचक गायगोले, एक पैशन प्रोनर। सो आगे वक्त जाया ना करते हुए मुझे ऐसा लगता है साथ ही में हम वेलकम करते हैं डॉक्टर निशा शर्मा जी का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ज्योतिष यात्रा कैसे शुरू हुई। प्रियंका जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मुझे खुद को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, मेरी स्टोरी ज्योतिष यात्रा में। तो मेरा बचपन से ही अध अध्ययन, अध्यात्म और ज्योतिष, ये मेरा बचपन से ही बहुत इन तीनों चीज़ों की तरफ रुझान था। या ये कहूँ कि ये तीनों ही मेरी पर्सनैलिटी के पार्ट हैं, जब ये तीनों मिल जाते हैं तब मुझे कंप्लीट करते हैं। तो हम्म। बचपन से जब बच्चों को बहुत खेलने कूदने में रुचि होती है, घर से बाहर जाने में, अपना एंटरटेनमेंट करने के उनके अपने तरीके अलग-अलग होते हैं। उस समय से मुझे जब भी समय मिलता था, मैं आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना और एस्ट्रोलॉजी को जानना, ये मेरे शुरू से ही शौक रहे। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, बातें आगे बढ़ती गईं और एक इंट्यूटिवनेस बचपन से ही थी, जो मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया। कि कभी कुछ कहा और उस तरह की चीज़ें हो गईं, तो ये इंट्यूटिवनेस शायद मेरी पास्ट लाइफ से मेरे मेरे साथ चल के आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ और आई बिलीव इन पास्ट लाइफ कर्मा एंड रिग्रेशन, क्योंकि ज्योतिष भी पास्ट लाइफ कर्म फल सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं इन चीज़ों पर बहुत ही गहराई से बिलीव करती हूँ और इन चीज़ों को मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। तो एस्ट्रोलॉजी जर्नी जो है मेरी, वो सबसे पहले हस्तरेखा से शुरू हुई कि बचपन में हाथ की रेखाओं को देखकर दोस्तों के बीच में बोलना, बताना, और कभी-कभी जब चीज़ें सही होती थी तो ये मुझे मोटिवेट करती थी। जैसे मैंने कहा कि अध्ययन भी मेरा एक तरह से पैशन ही था। अध्ययन चाहे वो मेरा एकेडमिक्स स्टडीज़ हो या मेरी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो जब हम एकेडमिक्स में कुछ आउटस्टैंडिंग करते हैं, तो हर एक का कोई सपना होता है, कोई गोल होता है ज़िंदगी का। उस गोल की तरफ भी हम साथ-साथ ही बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ परिस्थितियों के वजह से या जैसे भी, आई गॉट मैरिड अर्ली और पीजी जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ था और पीजी करने के बाद शादी हुई और उसके बाद दूसरी ज़िम्मेदारियों में ऐसा हो गया कि मुझे अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिल पाई ठीक से, कि मैं हम्म। कुछ कर पाती, लेकिन कहीं न कहीं ये एक चीज़ मेरे अंदर कमी रह गई। एक पैरेलली एक दूसरी चीज़ चलती थी कि मुझे क्या करना है वो मेरे लिए नहीं करना, मुझे लोगों के लिए करना है। मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे कि मैं किसी की लाइफ़ को चेंज कर सकूँ, किसी को खुशियाँ दे सकूँ, किसी की खुशियों का कारण बन सकूँ। ये हमेशा से मेरे अंदर चीज़ होती थी और बचपन से मेरा बिहेवियर भी इसी तरह से था। लेकिन जब ये चीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी हमेशा से जानती थी, बचपन से जानती थी, तो मैंने अपने प्लैनेट्स को स्टडी किया और देखा कि उस समय राहु की दशा चल रही थी और फिर राहु के जो फर्दर कनेक्शन बन रहे थे, वो मुझे इंडिकेट भी कर रहे थे कि इस समय कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन उस समय मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज थी, वो इतनी अ, वास्ट नहीं थी, या ये कहें कि उसमें एक्सपीरियंस मिक्स नहीं था। तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया और लेकिन कहीं न कहीं अंदर से चलता रहा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, मैं अपनी लाइफ़ के साथ कुछ तो मुझे ऐसा करना है जो मैं किसी के काम आ सकूँ। मुझे सिर्फ़ वही नहीं करना है कि सिर्फ़ अपने लिए जिया, अपना खाया, अपना कमाया, ऐसे लाइफ़ मुझे नहीं चाहिए। पर उस समय रास्ते नहीं दिख रहे थे, लेकिन एंटायर राहु की दशा ने मुझे एजुकेशन बहुत दिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी, मेरा पैशन था, चाहे वो फॉर्मल डिग्रीज़ हों डिफरेंट डिफरेंट फ़ील्ड्स में, और ये स्टडीज़ चलती रहीं अंटिल आई गॉट माय पीएचडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वाह।
और साथ-साथ में मेरा जॉब भी चल रहा था। जॉब भी पैरेलली चल रहे थे, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी चल रहा था, प्रिडिक्शंस मैं अपने वर्क प्लेस पर करती थी। इसके पीछे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग रीज़न है कि मेरे जो फैमिली थी, इन-लॉज़, वो आर्य समाज को फ़ॉलो करते थे एंड यू नो वेरी वेल कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो हमारे घर में ऐसे कोई पूजा स्थली नहीं थी, कोई रिचुअल्स ऐसे घर पे नहीं होते थे पूजा वाले। लेकिन मैं तो बचपन से इसी में थी एंड ऐसे ही करते हुए बड़ी हुई थी। तो मैंने एक बहुत ही छोटी-सी जगह अपने रूम में बनाई पूजा के लिए, और जहाँ मैं मेडिटेट करती थी, जहाँ बैठ के अपनी पूजा परफ़ॉर्म करती थी। एंड ये पूरा 14 इयर्स मैं वहाँ फैमिली में थी, और 14 इयर्स मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस में इतना इंटरेस्ट है। और पढ़ती हमेशा थी, मेरे बैग में हमेशा बुक्स होती थी और अपनी बुक्स को ऊपर रख देती थी, फिर निकालती थी, लाती थी। ऐसे सब मेरा चलता रहा था। तो जैसे कि सभी की जर्नी एस्ट्रोलॉजी में पाराशरी ज्योतिष से ही होती है, क्योंकि वो रूट वही है ज्योतिष का। तो वहाँ से करते-करते लेकिन कभी-कभी लगा कि प्रिडिक्शन ट्रू हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज़ को रूल बनाना चाहें तो वो रूल नहीं बनता है ना? कि एक रूल हमने अगर किया है तो उसके पीछे एक दूसरा आ जाएगा कि नहीं, नहीं, ये सिचुएशन इस तरह की होगी तब होगा। तो एक्सेप्शंस आर मोर देन द प्रिंसिपल्स। ये आई फेल्ट इन दिस पाराशरी ज्योतिष स्टडीज। फिर मुझे लगा कि अब जो जैमिनी ज्योतिष करके देखते हैं, जैमिनी ज्योतिष को पढ़ा, देन फिर लाल किताब को भी पढ़ा, और फिर ताजिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा। कहीं न कहीं कुछ कमी लगती रही। पैरेलली कृष्णमूर्ति पद्धति की बुक मुझे मिली, और एक पर्सन है जो बहुत अच्छी ज्योतिष कर रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से कैलकुलेट किया और उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया, और वो प्रिडिक्शन बहुत ही ट्रू रहा, बिल्कुल डेट्स के साथ ट्रू रहा। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मुझे केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहिए। फिर वो भी लर्न किया, और उसके बाद में कस्पल इंटरलिंक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये भी मैंने लर्न किया। और बाय द टाइम जब हम एक लंबे टाइम तक बहुत सारे सिस्टम्स को जानते हैं, अब लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारे सिस्टम जो है ना अपने आप दिमाग में मिक्स हो जाते हैं, और हमको कहाँ किस तरह का रूल चाहिए, कहाँ कौन-सा प्रिंसिपल लगेगा, किस तरह से हमको उनको एनालिसिस करना है, वो अपने आप एक ऑटोमेशन हो जाता है दिमाग के अंदर। तो ऐसे होने लगा, मैं अपने वर्क प्लेस पर लोगों के लिए प्रिडिक्शन देती थी, लेकिन घर में कभी पता नहीं चलने दी कि ये ऐसे है। और उसके बाद जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी, तो मेरे कुछ कोलीग्स थे जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। अ, मुझे उनको बताने में एक हेजिटेशन हो रहा था, बिकॉज़ मैं कभी किसी फीमेल एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिली थी। मुझे हमेशा लगता था कि शायद फीमेल जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करती हैं। मैं अकेले कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे आस-पास दिखाई नहीं दे रहे थे लोग। लेकिन जो मैंने पढ़ा था अपनी स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था, वहाँ तो बहुत सारी विदुषी थीं, बट मुझे दिखाई नहीं देते थे कि कोई प्रैक्टिकली भी कोई फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी चली, और एस्ट्रोलॉजी को मैं हमेशा से ही कभी भी अपने आप से अलग नहीं माना, एंड लिटरली मैं बहुत एंजॉय करती हूँ एस्ट्रोलॉजी करते हुए। और बाद में मैंने अपनी एक संस्था भी बनाई, जो मेरे साथ में श्री ऋषि शुक्ला सर हैं, जो कि सीबीआई डायरेक्टर रहे थे और मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी थे। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के थ्रू ही साथ इकट्ठा हुए, और जब सर रिटायर होने वाले थे तब हम लोगों ने प्लान किया कि आफ्टर योर रिटायरमेंट हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है, उसके थ्रू हम अ, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी देते हैं, क्लासेस लेते हैं, और डिस्कशंस चलते हैं उसमें। क्लासेस लेने के पीछे भी यही था कि इतनी सारी नॉलेज जो है वो अलग-अलग तरीके से बिखरी पड़ी है, उसको हम थोड़ी-सी शास्त्रोक्त वे में लेकर आ पाएँ। जो ऐसा कुछ शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस तो इतने ज्यादा हुए हैं, जिसने जैसा समझा वैसे एक्सप्लेन किया। जैसे अगर कह दिया जाता है ना कि वो स्टोरी आपने हाथी वाली हम सभी ने सुनी है, कि पट्टी बांध के अलग अलग डायरेक्शन से छोड़ दिया गया और बताओ कि आप हाथी कैसा है। तो जिसको पूंछ पकड़ में आई उसने बताया लंबा है, जिसको पैर पकड़ में आए तो ऐसे हैं, कान पकड़ में आए तो सूप जैसे हैं। तो ऐसे ही ज्योतिष का हाल कुछ हो रखा है यहाँ पे। जिसने जिस डायरेक्शन से उसको देखा, अपने इंटरप्रिटेशंस देने शुरू कर दिए। शास्त्रों का ज्ञान जैसे कई सारी जगह में घुल गया है, कहीं अंदर नीचे रह गया है वो।
तो हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं हम कुछ ओरिजिनलिटी को ऊपर लेकर आ पाएँ, तो हम ये एस्ट्रोवर्स एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पैरेलली मेरी अपनी प्रैक्टिसेस भी चलती हैं जो कि रेकी हीलिंग हीलिंग तो मैं नहीं देती हूँ लेकिन हाँ अट्यूनमेंट मैं करती हूँ बिकॉज आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर और साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज भी लेकर जहाँ कहीं मुझे जरूरत लगता है अगर मैंने किसी बंदे का चार्ट देखा और वहां उसको लगता है कि कोई पास्ट ट्रॉमा इसके साथ चल के आ रहा है और वो चार्ट रिवील करता है कि कहीं मून कमज़ोर हो रहा है, कहीं मर्क्यूरी कमज़ोर हो रहा है, तो ये कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है और बंदा किसी ट्रॉमा से गुज़र रहा है। तो उस समय फिर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी देकर समटाइम्स प्रीवियस रिग्रेशन में भी हम लेकर जाते हैं और कभी-कभी इनर चाइल्ड हीलिंग प्रोसेस उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वो मैं यूज़ करती हूँ और लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और आज के समय में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि अपने पैशन को फ़ॉलो कर रही हूँ और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद मैं लोगों के काम आ पा रही हूँ। जब उनके फीडबैक्स आते हैं, तो मन को बहुत खुशी होती है। जी। बहुत ही अद्भुत जर्नी रही मैम आपकी ज्योतिष की सुन के। जो एक बात मुझे समझ आई कि आपने बोला कि आपका जो वो इंट्यूटिवनेस है, आपको लगा पास्ट लाइफ आशीर्वाद है। पीछे से ही डिसाइडेड है तो हम लोगों के हाथ में हमारी फ्री विल कहाँ पे काम आती है इसमें? अगर सब कुछ पीछे से ही डिसाइडेड है और सब कुछ ऐसे ही चलना है तो फिर? देखिए बिल्कुल सही बात है कि पीछे से बहुत कुछ डिसाइडेड है, लेकिन सब कुछ डिसाइडेड नहीं है। बहुत हुँ, कुछ हुँ। हमारी फ्री विल पर डिपेंड करता है ना? हुँ, हुँ। तो सब कुछ डिसाइड होने में और हमारी फ्री विल में क्या है? क्या डिफरेंस हम कर सकते हैं? जी। हमने कौन-सी फैमिली में बर्थ लिया, कौन हमारे पेरेंट्स हैं, कौन हमारे सिबलिंग्स होंगे, हमारे फीचर्स कैसे होंगे, हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, हमारा लर्निंग कैपेसिटी कैसी होगी, है ना? हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कैसी होगी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये हम लेकर आते हैं अपने साथ में। रहा सवाल इस चीज़ों का कि बाहरी काम जो हमको अचीवमेंट्स होते हैं, क्या वो डिसाइडेड हैं या हम उनको अपने कर्मा से चेंज कर सकते हैं? आज के हुँ। समय में मैं कहूँगी कि बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उस समय मैं नहीं हुँ, हुँ। जानती थी कि मैं चेंज कर सकती हूँ इसको। जब हम नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं, तो हमको थोड़ा फ़ोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। हुँ। नदी की धारा में अगर हम जाएँगे, तो हम ईज़िली बहते चले जाएँगे, लेकिन अपोज़िट अगर हुँ। हमको जाना है, जो हम प्लैनेट्स की एनर्जी नहीं लेकर आ पाए हैं इसमें भी 2 बातें हैं। पहले तो या तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी कोई काम करने की, कि प्लैनेट्स ने अगर वो नहीं दिया है तो आपकी जो वायरिंग ऑफ ब्रेन है वो उस तरह की होगी ही नहीं। लेकिन अगर हुँ, फिर हुँ। भी आपके अंदर कोई इच्छा है क्योंकि और भी फैक्टर्स होते हैं उनके कारण, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष यहाँ हेल्प करता है। इट शोज़ द लाइट कि आप हुँ, अपना हुँ। पाथ कैसे पा सकते हो। कि अगर मुझे हुँ। बचपन में मुझे पता था कि शायद मैं इस तरह के जॉब्स में नहीं जा पाऊँगी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम अपना बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं स्टडीज़ में, तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी एवरी ईयर यूपीएससी का रिज़ल्ट आता था, मेरा हफ्ता भर खराब होता था कम से कम। मैं हमेशा अपने आप को इमेजिन करती थी कि यहाँ मुझे होना चाहिए था, लेकिन मेरी परिस्थितियों ने मुझे इतना भी अलाउ नहीं किया कि इवन आई कुडन्ट अपीयर इन एग्ज़ाम्स। तो अ, लेकिन मुझे बचपन से पता होता, तो शायद वो उतना पेन मुझे नहीं होता, उतनी तकलीफ मुझे नहीं होती। जब मैंने रियलाइज़ हुँ, किया और हुँ। मेरे चार्ट में मुझे दिखा कि नहीं मेरी लाइफ़ का पर्पज़ अलग है। उस तरह से मुझे सेवा नहीं करनी लोगों की, उस तरह से मुझे कहीं काम करने का मौका नहीं मिलेगा, मुझे दूसरे डायरेक्शन से जाना है। और हुँ, जब मैं हुँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन फील्ड में आई तो वहाँ तो मुझे अपना पर्पज़ ही पता चल गया और मुझे ये पता चल गया कि प्रीवियस लाइफ से ही ये पर्पज़ मैंने ही डिसाइड किया था। कि नेक्स्ट टाइम में मुझे कुछ समय ये करना है, कुछ समय करना है। हुँ, हुँ। और वो भी बड़ी हुँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसके बाद से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं क्यों नहीं कर पाई। मुझे लाइफ़ से कोई शिकायतें ही नहीं है, सब शिकायत खत्म हो गई। तो ये सारी जो साइंसेज़ हैं, अच्छा। ये हमको हेल्प करती हैं। यहाँ हमारी फ्री हुँ, विल हुँ। में सपोर्ट देती है एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, कि आपकी इच्छाएँ क्या-क्या हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है सोचने के लिए या एक ही ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए।
ज्योतिष हेल्प्स अस टू चूज अ राइट ऑप्शन आउट ऑफ मैनी, कि अगर हुँ, हमने जो चूज किया है वो भी हमको कहीं ना कहीं हमारा जो एक मेन मोटिव है, जो हमारी एक डीप डिजायर है, वहां तक लेकर जा सकता है। जैसे मेरी डीप डिजायर हमेशा से थी कि मैं किसी की खुशियों का कारण बनूं, मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपनी लाइफ को कोई मीनिंग दे सकूं। तो वो मीनिंग बहुत सारे तरीकों से दिया जा सकता था। तो ये चार्ट में अगर शुरू में मुझे पता चल जाता, मुझे जानकारी थी ज्योतिष की, बट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी एक्सपर्ट कि मैं चार्ट को उतनी अच्छी तरह से रीड कर पाऊं। और इतने समय मैं स्टडी करती रही, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई। तो जब मल्टीपल बातों को मैंने जाना, और ये सभी कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस तरह से हम अपनी फ्री विल को डिजाइन कर सकते हैं विद दिस नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी। सो जो मुझे समझ आया वो ये आया कि एस्ट्रोलॉजी हमको एक डायरेक्शन दिखा देती है कि किस तरफ जाने से हमारा रास्ता सुगम हो जाएगा, किस तरफ जाने से हमारे को शायद हमारा लाइफ का पर्पस मिल जाएगा और किस तरफ हमारे को अपना कर्म करना चाहिए ताकि हम अपना आने वाला जन्म जो है उसको बेहतर कर सकें। क्या ये हमारी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग सही ठीक बात है है। मैम? बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्योतिष का मीनिंग ही है ज्योति, ईश्वर की ज्योति, है ना? लाइट ऑफ गॉड। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो एस्ट्रोलॉजी मेयरली प्रिडिक्ट करने का साधन नहीं है। इट्स नॉट हुँ, अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। इट इज अ डिवाइन गाइडेंस सिस्टम that helps हुँ, us हुँ, to choose the right path at the right time. It helps us to make the right decision, enabling us to हुँ, achieve our desired goals. हुँ, तो हुँ। एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसकी नॉलेज से ही, इसी की ज्ञान अगर हमको सही समय पर हो जाए, तो हम अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसको बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के। जी। स तो इसको प्रेडिक्टिव टूल ना मानते हुए गाइडिंग टूल मानना चाहिए हम लोगों को। डेफिनेटली ये 100% गाइडिंग टूल है, और गाइडेंस में ही कहीं कहीं प्रिडिक्शन भी आते हैं कि ये समय तो आपका बड़ा ही अच्छा कनेक्शन हो रहा है। अच्छा, प्रिडिक्शन भी क्यों होंगे, प्रिडिक्शन कैसे होंगे, ये भी एक बात है। तो एस्ट्रोलॉजी में जब एक व्यक्ति जिस समय बॉर्न होता है, उस समय जो उसकी कुंडली बनती है, वो उस समय का स्काई का स्नैपशॉट है कि उस समय प्लैनेट्स कहाँ-कहाँ पर थे। कई लोगों का एक ये बात होती है कि इतनी दूर प्लैनेट्स बैठे हैं, इतनी दूर नक्षत्र बैठे हैं, तो वो हमारे ऊपर कैसे असर डालते हैं। हम चारों तरफ अपने जो एक एनर्जी फील्ड देखते हैं, ग्रहों का आपस का ग्रेविटेशनल पुल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो सब हमारे चारों तरफ कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इसीलिए आप अर्थ पे भी देखेंगे, तो अलग-अलग हैबिटेट में अलग-अलग तरह की वेजिटेशंस होते हैं, अलग-अलग तरह के थोड़े से फीचर्स भी लोगों में डिफरेंस होते हैं, एनिमल्स भी अलग जगह पर अलग होते हैं। और ये एक बात है कि एक सर्टेन टाइम पर वेजिटेशन अलग, जैसे ठंड में कौन सा क्रॉप्स आएंगे, विंटर उसमें समर्स में कौन से आएंगे, ये भी सब डिफाइंड है। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है। तो ये कैलेंडर क्यों है कि सभी लगातार आसमान में घूम रहे हैं, और घूमने से जब जहां जिस तरह की एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, जिस तरह की लाइट का इम्पैक्ट होता है, उस तरह के रिजल्ट्स अर्थ पर होते हैं। तो ये रिजल्ट्स बड़े रूप में हमको दिखाई देते हैं कि समर्स में मैंगो आएगा, विंटर में गुआवा आएगा, ये हमको बड़े रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन छोटे रूप में भी, जब इतने बड़े रूप में भी होते हैं, तो छोटे रूप में भी असर तो होता ही है ना। ज्वार-भाटा पर जो मून का इफ़ेक्ट है, वो हम देखते ही हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, टाइड्स आते हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज़ हैं, कॉस्मिक बॉडीज़, उनका किस तरह से अर्थ के ऊपर असर पड़ता है। तो जब अर्थ के ऊपर असर पड़ता है, इंसान के ऊपर भी असर पड़ता है, उसके इमोशंस के ऊपर भी असर पड़ता है। तो एस्ट्रोलॉजी गाइड भी करती है, प्लस प्रिडिक्ट भी करती है कि कब किस तरह के प्लैनेट की लाइट जो है कहाँ पड़ने वाली है, आप कितनी लाइट लेकर आए हो। आपके हॉरोस्कोप में आपने मार्स की लाइट आपके पास कितनी है, जुपिटर की लाइट आपकी कितनी है, जिस समय आप बॉर्न हुए हो। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में अगर हम 60 वॉट का बल्ब लेकर आए, हमारे घर में है, और हम चाहें कि उसको 100 वॉट के बराबर उसको लाइट देनी चाहिए, तो वो कैसे देगा? क्योंकि हमारे पास तो 60 वॉट का बल्ब है, तो वो 60 वॉट ही देगा ना, जब हम स्विच ऑन करेंगे। लाइकवाइज जब आसमान में वो कनेक्शन बनते हैं,
कि हमारे पास जुपिटर का जितना पोटेंशियल हम लेकर आए थे और उसी समय जुपिटर वहाँ आए, उन्होंने लाइट को इल्यूमिनेट किया जुपिटर को, तो वो हमें उतना ही देगा जितना हम लेकर आए हैं। हाँ, इसको बढ़ाने के तरीके हैं, उसके बाद उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैम, बहुत ही अभी तक की हमारी डिस्कशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने ये क्लैरिटी देकर बहुत हेल्प करी है बहुत लोगों की कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्टिव नॉलेज नहीं है, वो एक गाइडिंग सोर्स है। मुझे अभी नेक्स्ट सवाल आपको 2 पूछने हैं। अभी तक आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे, पहले आप रिपीटेडली ये कह रहे हो कि आपने आपका चार्ट देखा। तो इज़ इट सेफ टू रीड योर ओन चार्ट? और दूसरा मेरा सवाल ऐसा था कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ थोड़ा पास्ट लाइफ में लेकर आए हैं, हमारी इस लाइफ में किस तरीके से डायरेक्शन होगी, एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष है जो ईश्वर की गाइड है, तो फिर ऐसे लोगों को वो गाइडेंस क्यों नहीं मिलती जो इस पे, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर रहे, राइट? तो ये मेरे 2 सवाल थे मैम आपके लिए। क्या एस्ट्रोलॉजर को खुद का चार्ट देखना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखता है, तो वो सबसे पहले अपने ही चार्ट से शुरू करता है। क्योंकि ऑनेस्टली उसको खुद को पता है कि मंगल अगर कह रहा है कि एग्रेसिवनेस देता है, तो मेरे अंदर कितना एग्रेशन दे रहा है ये, है ना? अगर मेरी ये दशा आई है और ये बुक में लिखा है कि शनि की दशा पीड़ित करती है, तकलीफ देती है, तो ये शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म कहीं तो आता है। तो क्या ये मुझे पीड़ित किया इसने? ये ड्यूरेशन में मेरे दशा आई थी, तो क्या इसने मुझे पीड़ित किया? तो हम अपने चार्ट को देखते-देखते ही एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। उसके बाद हम अपनों के चार्ट देखते हैं, जो जिनके इवेंट्स हमारे सामने हैं। डे टू डे लाइफ हम उनकी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका तो है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी सीखने का। हम किसी दूसरे के इवेंट्स को लें, उसके हमको एबीसीडी कुछ नहीं पता है, सिर्फ एक इवेंट पता है और उसके आधार पे ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते हैं। हम अपने बिहेवियर को ऑनेस्टली जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं, बाहर से कैसे हैं। हम अ, विपरीत परिस्थितियाँ आने पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं और ऐसे हम क्यों हैं? इसका जवाब हमको हमारा ही हॉरोस्कोप देता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हम अपना ना देखें। दूसरी बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजी से स्पिरिचुअलिटी को अलग नहीं किया जा सकता, है ना? स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सेप्टेंस, आपकी स्पिरिट के रिचुअल्स, है ना? बीइंग इन प्रेजेंट, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो जब आप एक ऐसे स्टेट में रहते हो जहां आप प्रेजेंट में हो, तो एक्सेप्टेंस आपके अंदर अपने आप आती चली जाती है। जैसे मैंने कहा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक डिवाइन साइंस है ना? डिवाइन साइंस है, तो अपने आप ही हम जब इसकी तरफ बढ़ते हैं तो पैरेलली हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी के लिए, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी सीखना अगर कोई चाहे, पहली बात तो हर कोई सीख नहीं सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हर कोई सीखना चाहे तो पहली बात तो सीख नहीं सकता जब तक उसके ऊपर ईश्वर का ग्रेस ना हो, ईश्वर का आशीर्वाद ना हो। विदाउट गॉड्स ग्रेस एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं जा सकती। दूसरी बात, अगर मेरे इस स्टेटमेंट को यहाँ पॉडकास्ट पे कोई सुनकर और वो ये सोचे कि मैं सीखूंगा और सीख कर दिखाऊंगा, तब भी उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बन रहा होगा और वो पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन लेकर आ रहा होगा, तभी उसके दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, मैं तो सीख कर बताऊंगा। फिर भी हम मान लेते हैं कि चलिए, हमने जानबूझ के चार्ट भी देख लिया और किसी को सिखा दिया कि तुम सीखो। उसने सीखा, सीख लेगा वो। 2+2 4 करना उसको आ जाएगा। 3+1 करना नहीं आएगा, प्रिडिक्शन करना नहीं आएगा। सीख जाएगा वो, प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। प्रिडिक्शन करने के लिए स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी, दे आर टू फेसेस ऑफ वन कॉइन। आप एक अकेला स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलते हैं तो अपने आप ही आपको एस्ट्रोलॉजी आने लगती है। मीन्स इंट्यूशन आपके इतने हो जाते हैं कि उससे आपको प्रिडिक्शंस आने लगते हैं। और वैसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो अपने आप ही आप बो डाउन होते हैं प्लैनेट्स की तरह। प्लैनेट्स जिन देवताओं को डिनोट करते हैं, जिन देवताओं, जो देवता प्लैनेट्स को रन करते हैं, उनकी तरफ हम अपने आप ही बो डाउन होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी, दे बोथ आर कनेक्टेड। अभी आपका, जी। कभी-कभी आप लोगों को जब भी मिलते हैं,
अननोन लोगों को जिनको आप हुँ। पहचानते नहीं हैं। तो ऐसे भी होता होगा ना कि आप ऐसे उनको देख के बराबर आपको कुछ अंदर से आता होगा कि यार ये बंदा या बंदी के लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है, या कोई ट्रेजेडी की बात लेती हूँ, अच्छी चीज़ तो हम बोल ही देते हैं। तो ऐसे होता है क्या कि अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन आपको अप्रोच नहीं करता, यू डोंट लेट दैट पर्सन नो कि बॉस दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, इस तरीके से भी होता है? आप डू यू डील विद सच सिचुएशंस इन योर लाइफ? हाँ, ऐसा होता है। देखिए जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर का इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है डराने का टूल नहीं है। कभी भी डराने का टूल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी हेल्प करने के लिए टूल है। तो अगर हमको पता भी चलता है कि किसी पर्सन के साथ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। हम उसको बोलते हैं, गाइड करते हैं कि ये समय तुम्हारे प्लैनेट्स कह रहे हैं कि इस समय तुमको घर पे रहना चाहिए। इस समय तुम्हें घर पे बैठ के ये मंत्र जाप करना चाहिए। इस समय आपको घर पे बैठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना? घर पे बैठ के आप योगा करो, अनुलोम-विलोम करो सो दैट कि आप अपना एयर एलिमेंट बैलेंस कर सको। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि क्लाइंट को डराना नहीं है। इन आइदर वे उसको गाइड करना है जिससे कि उसका वो टाइम भी निकल जाए और वो परेशानी से बच जाए। अगर इतना आपका कनेक्शन है और इतना कोई अपना है जिसके लिए आप कहना चाह रहे हो, अपना से मेरा मतलब है कि जिनसे आप लगातार कनेक्टेड हो। अपने तो हमारे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं तो अ, कई बार नहीं जाता, हमारा ध्यान भी नहीं जाता, कंसर्न नहीं होता। लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनको तो हम बोल ही सकते हैं। तो ये इस तरह से भी हेल्प करती है, इंट्यूशन डेफ़िनेटली आता है। और जहाँ तक है कि कुंडली देखकर पता चलना कि इनका टाइम खराब है, इनका ये है, इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं, जैसे फेस रीडिंग है। फेस को देखकर अ, उसके अलावा आपके जेस्चर को देखकर जब प्लैनेट्स जिस तरह के ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस समय आपके जेस्चर में चेंज आता है। ये माइक्रो लेवल पर बता रही हूँ, लेकिन मैक्रो लेवल पर आप देखिए कि कई बार हम लोगों ने, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं, कई बार बड़े मिस्चीवियस होते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। लेकिन सडनली उनका 10th 11th में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो सब ऊधम शैतानी सब छोड़ के पढ़ाई करने में लग जाते हैं और बहुत अच्छा लाइफ में करके दिखाते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग अचीव किया। इसके अपोजिट भी हम देखते हैं कई लोगों के साथ में। हम अपने साथ भी देखते हैं, कभी किसी समय हमको बहुत एंगर आता था या हम फ्रस्ट्रेट होते थे, उस समय हम अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं रहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ईश्वर कितना अच्छा है, उसने मतलब हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ईश्वर को कि आपने हमको कितनी अच्छी लाइफ दी है। तो और ग्रेटिट्यूड देने लगते हैं तो ग्रेटिट्यूड चेंजेस एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड्स आने लगते हैं तो अपने आप ही आपकी सोच, विचार, व्यवहार वो बदलने लगता है। नाउ आई एम कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते तो क्या उनकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का कोई इम्पोर्टेंस है या बिलीव नहीं करते तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो यहाँ मेरा आंसर रहेगा कि जो लोग देख नहीं सकते, अनफॉर्च्यूनेटली जिनके पास आईज़ नहीं है, तो क्या उनके लिए दिन और रात नहीं होते? सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, लेकिन वो अगर देखना नहीं चाहते या उसको समझना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। समय, ग्रह, टेम्परेचर वो अपने तरीके से ही काम करेंगे, अपने तरीके से ही बदलेंगे। समझ लेंगे, बिलीव करेंगे तो उनके पास एक रास्ता मिलेगा कि दे कैन चेंज देयर लाइफ, क्योंकि अपनी फ्री विल को वो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने जो कर्मा है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एफर्ट्स उनको किस तरह से लगाने चाहिए वो डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई बार इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जो अ, बोल रहे हैं कि उनको मेडिकल साइंस की तरफ जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है। लेकिन उनका चार्ट पेरेंट्स चाहते हैं स्पेशली कि वो अपने बच्चे को मेडिकल लाइन में भेजना चाहते हैं। लेकिन जब हमने बच्चे का चार्ट देखा तो वो कहा इसको तो मैथ्स बहुत अच्छा है, इसका तो मैथ्स और कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी अच्छा होने से इसको फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट होगा। जी मैम, फिजिक्स में भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाए और ये पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ये तो बन जाएगा, ये कर लेगा। कहा नहीं, इसका चार्ट मेडिकल साइंस की तरफ नहीं बोल रहा है, इंजीनियरिंग लाइन या कोई टेक्निकल लाइन ही किसी तरह से बता दिखा रहा है यहाँ पर।
1-2 बार कुछ केसेज़ में ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की जो उनकी अपनी डिज़ायर थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या कोई भी सर्टेन लाइन, उन्होंने वहाँ पर भेजने के लिए तैयारी करी है। और जो रिसेंटली मुझे इस समय याद आ रहा है कि उन्होंने 2 साल बच्चे के पीएमटी मेडिकल टेस्ट की तैयारी के लिए खराब करा दिए और फाइनली उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया। क्योंकि बायोलॉजी एक उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया, बच्चे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो मेन सब्जेक्ट उसने पीसीएम लिया और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है वहाँ पर बायोलॉजी लिया उसने। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ड्रॉप दिलाया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 ड्रॉप्स एंड 1 द सेम क्लास जब वो 12th में था। ऐसे 3 अटेम्प्ट्स कराए और तीनों बार फेल हुआ और बाद में उसको इंजीनियरिंग कराया और बहुत अच्छा कर रहा है वो अभी। तो एस्ट्रोलॉजी से एफर्ट्स बच जाते हैं आपके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगते आपको, मतलब यू गो विद द फ्लो। तो वहाँ आपके एफर्ट्स हमेशा ही कम एफर्ट्स में काम हो जाता है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। जी मैम। जी, मैंने भी देखा मैम अक्सर जब आदमी मटेरियलिस्टिक सक्सेस में होता है, सब ठीक चल रहा होता है तो उसे ये सब बातें की ज़रूरत महसूस नहीं होती या बिलीव नहीं करना चाहता। पर जब थोड़ी समस्या लाइफ में आती है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो फिर अपने आप वक़्त उसको एस्ट्रोलॉजी की तरफ आता है। आपने अभी बताया मैम कि हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता और अगर सीख भी लेगा, तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जा पाएगा। उसके लिए भी एक पास्ट लाइफ कर्मा होने चाहिए, कुछ ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। तो कोई ऐसे सूत्र होते हैं मैम, वैसे तो बहुत सारे होंगे, पर कुछ जनरल सूत्र जो आदमी के चार्ट में बता दें कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है या अच्छा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, क्योंकि दोनों अलग-अलग बातें हो गई। जी हाँ। अ, चार्ट में ज़रूर होते हैं एक्चुअली। एस्ट्रोलॉजी इंडिकेट्स अ कनेक्शन बिटवीन मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म, है ना? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पहले तो उनकी जो एक्शंस होते हैं बचपन से ही उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ होता है या राइटियसनेस उनके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज लाइट ऑफ गॉड। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये एक बात है कि हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है या हमारी बॉडी में सब कुछ वैसा ही है जैसा ब्रह्मांड में है। तो जिन लोगों के का रुझान फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाने वाला है, तो वो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका इंक्लिनेशन होता है। स्पिरिचुअलिटी के अलावा उनके अंदर इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बात ये हुई। दूसरा, जब हम उनके चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में भी बहुत अच्छे जुपिटर, केतु, सूर्य सभी प्लैनेट्स के आपस में बहुत अच्छे कनेक्शन बने होते हैं। स्पेशली 159 का जो कनेक्शन होता है, सैटर्न एंड केतु का कनेक्शन होता है, ये चार्ट में इंडिकेट करते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अब दूसरा हुँ, हुँ। पार्ट ये है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? क्या इनके प्रिडिक्शंस ट्रू होंगे? तो वो प्रिडिक्शंस ट्रू होने के लिए उनका सेकंड हाउस हम उनका देखेंगे, 11th हाउस उनका हम देखेंगे और उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लगन हम देखेंगे कि लग्नेश और लग्न की स्थिति क्या है? लग्न का नक्षत्र कैसा है और चंद्रमा का नक्षत्र कैसा है? नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति क्या है? तो इससे हुँ, पता हुँ। चलता है वो पॉजिटिविटी चार्ट की कि इनके प्रिडिक्शंस भी ट्रू होंगे। हुँ, हुँ। जैसा मैंने कहा कि बचपन से ही उनके अंदर कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती हैं और उनको रियलाइज़ भी होता है कि हम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं या हम यूँ ही अचानक कुछ बोलते हैं, तो चीज़ें होने लगती हैं और वो इसको रजिस्टर करते हैं। क्योंकि होता तो ये बहुत लोगों के साथ है, लेकिन सब लोग रजिस्टर नहीं करते। जिनका बेंट ऑफ माइंड इस तरह का होता है स्पिरिचुअलिटी साइड में, वो रजिस्टर करते हैं इस तरह से। तो ये डिफरेंस तो ज़रूर होता है और चार्ट में भी देखने में मिलता है शिरीष जी। पर मैम आजकल तो एआई का ज़माना आ गया, उसके ऊपर तो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस काम नहीं करते हैं और ऐप्स आ गए हैं जो आप एक सवाल पूछो, ₹50 में आपको पूरी आपके जीवन की गाथा बता देते हैं। तो इस बारे में थोड़ा-सा आप जी, प्रकाश डालिए मैम। एआई को बनाने वाला कौन है शिरीष जी? आप ही तो हैं। मीन्स इंसान ही तो है। एआई के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डालने वाला कौन है? इंसान ही तो है। ईश्वर ने तो नहीं डाला है उसके अंदर। वहाँ ह्यूमन टच कहाँ है? ह्यूमन इंट्यूशन कहाँ है? और एआई को जितना हमने बताया है उतना वो आपको बता देगा। लेकिन हर केस अपने आप में यूनिक होता है। हुँ। इंट्यूशन जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, वो एआई में या किसी भी मशीन में काम नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है।
उन सारी चीज़ों में से मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी जहाँ पर नॉलेज साइलेंट थी, इंट्यूशन लाउड था। हुँ, हुँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं छोटा-सा एक जी, जी। एक्सपीरियंस अपना जी, मैम प्लीज़, प्लीज़ शेयर कीजिए। जिसने मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ और ज़्यादा बिलीव भी कराया और प्लस मुझे एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उस दिन मैंने माना कि मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, डेफ़िनेटली ईश्वर ने मुझे चुना है और प्रिडिक्शन करने में उस दिन के बाद से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये जो प्रिडिक्शन कर रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे थ्रू ईश्वर लोगों को गाइड कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ़ एक मीडियम हूँ। वो दिन था जब मुझे बिलीव हुआ इस बात पर। तो वो बात थी कि मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रोफ़ेशनली नहीं करती थी। क अपने फ्रेंड्स का, अपने कोलीग्स का, अपने साथ वालों का, उनके साथ में थी। तो एक मेरी सोसाइटी में से ही मेरी एक नेबर हैं, वो अचानक से सुबह-सुबह मेरे पास आईं और आँखों में उनके आँसू भरे हुए थे। फ़ोन हाथ में था, घबराई हुई बिल्कुल, उनके हाव-भाव बड़े खराब थे। दीदी, दीदी मेरा भाई का फ़ोन है और मेरे भाई ने बोला है कि वो फांसी लगाने जा रहा है। तो मैं भी थोड़ा-सा हिल गई कि एकदम से क्या कैसे? बोले उसने मुझे लास्ट कॉल किया है, वो बोल रहा है कि मैं तुमको लास्ट कॉल करके बता रहा हूँ और बस मैं अब जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्या रीज़न है? तो बोले मैंने उसको 1 मिनट के लिए होल्ड कराया है कि जो दीदी हैं वो एस्ट्रोलॉजी जानती हैं, मैं 2 मिनट बस दे दे मेरे को, मैं दीदी से बात कर लूँ। इतना समय और फ़ोन होल्ड पे था, वो फ़ोन पे था। हम बात कर रहे हैं, तो मैंने जब बात किया तो वो साथ-साथ में बताती जा रही थी जब तक मैंने अपना कास्ट करना शुरू किया, अपना सब अरेंजमेंट बनाया कि मैं कुछ उसका देख सकूँ। प्लस मैंने उसी समय के जो ट्रांज़िट में प्लैनेट्स चल रहे हैं कि कौन से प्लैनेट जैसे देखते हैं ना आज जो गुरु चल रहे हैं वो जुपिटर में चल रहे हैं, ये हम जानते ही हैं कि सभी ग्रह कौन कहाँ हैं आज। वैसे ही तो एक तो मुझे गाइडेंस वहाँ से भी आ गया, दूसरा फिर उसने मैं वो अपना लेकर आई थी भाई के डिटेल्स तो मैंने उसको भी कास्ट किया। तब तक उसने इस ड्यूरेशन में मुझे स्टोरी बताई कि उसका भाई पिछले 15-16 इयर्स से जो भी काम करता है, हर काम में फेल होता है। उसके सारे बिज़नेस फेल होते हैं, उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है और फैमिली में भी उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उसकी वाइफ, बच्चे सब उसको ऐसा समझते हैं कि ये ही इज़ गुड फॉर नथिंग। तो ऐसी लाइफ ऐसे सेंसेस में आने से अभी वो बहुत परेशान हो गया है और अब वो चाहता है वो जीना ही नहीं चाहता। क्योंकि लोग कर्ज वाले हैं जो वो लेना चाहते हैं, उनके डेटर्स सब उनके पास खड़े हुए हैं पेमेंट्स के लिए। मैंने देखा इट वाज़ अराउंड 7-6-7 जुलाई की ये बात थी और मैंने चार्ट में उसको देखा जब बात किया मैंने बहुत सारी बात की उससे लेकिन एक जिस्ट बता रही हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें जो करना है तुम नहीं मान रहे हो, इतनी ज़िद कर रहे हो, तुम केवल 27 जुलाई तक रुक जाओ। जहाँ तुमने इतने 15-16 साल निकाले हैं, तो वहाँ तुम 27 जुलाई तक और तो ऐसा क्या बदल जाएगा मेरी ज़िंदगी में जो इतने सालों में नहीं बदला? मैंने कहा तुम धागे का काम करने वाले हो। धागे से रिलेटेड कोई काम मिलेगा तो बड़ा ज़ोर से हँसा वो, बोले धागे का काम क्या करूँगा और धागे के काम से ऐसा क्या मुझे मिल जाएगा जो मैं अपना ये लोन चुका सकूँगा लोगों का या अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकता हूँ, ऐसा क्या मिलेगा? फिर मैं कहा नहीं पैरेलली और भी काम दिख रहे हैं मुझे कि जेम्स एंड ज्वेलरी रिलेटेड कुछ काम भी तुम्हारा होगा। तो बोला ये मैं कर चुका हूँ, इसमें मैं फेल हो गया। राजस्थान से बिलॉन्ग करते थे वो लोग। तो ये इसमें मैं फेल हो गया। देन मैंने फिर कहा कि मिल्क रिलेटेड भी कुछ मुझे दिख रहा है। ये आपके 3 काम दिख रहे हैं और तीनों होंगे आपकी लाइफ में। उसको बहुत कुछ समझाने के बाद वो रुक गया कि ठीक है, जैसा भी हुआ भाई-बहनों की आपस में बात हुई कि ठीक है दीदी के कहने से तुम 27 तक अभी रुको, समझो कम से कम। उसके बाद समय निकल गया और थोड़े दिन के बाद जब उसकी सिस्टर मैं भी भूल गई अपने कामों में, अपना ऑफ़िस, घर सारी चीज़ों में और अचानक से वो फिर एक दिन मेरे घर आई, सुबह-सुबह मिठाई उसके हाथ में थी और उसने कहा कि मेरे भैया को काम मिल गया है। तो ठीक है भई काम मिल गया होगा काम। बोले नहीं उसको धागे का काम मिल गया। धागे का काम कैसे मिल गया? धागा कैसे मिल सकता है? तो उसने कहा कि कोई उनके पास में ही रहते थे अंकल-आंटी, उनकी अपनी स्पिनिंग मिल थी और उनके बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए थे। तो बच्चे उनको फॉरेन में ही बुला रहे थे कि अब आपको यहीं रहना है, इंडिया से सब सेल आउट करके आप यहाँ आ जाओ परमानेंटली। तो उनको वहाँ से जाना था और इनको वो बचपन से जानते थे। इस चक्कर में उन्होंने इनसे कहा कि भाई तुम्हारे पास काम भी नहीं है और तुम बड़े अच्छे लड़के हो, बड़े ईमानदार हो, मेहनती हो, तुम इसको चलाओ और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम इसी में से अर्न करना। ये चलती हुई मिल है, ये चल रही है।
रनिंग में है इसके और प्रॉफिट में चल रही है ये। तुम इसी में से अर्न करो और इसी में से तुम मुझे दे देना। जो भी मेरा इसका मिल का कॉस्ट है वो सब मेरे को आप इसमें से चुका देना। उसने तो जो भी स्टोरी मेरे को सारी सुनाई, चली गई वो, लेकिन मेरे दिमाग में समव्हेयर इट गॉट स्टक कि धागे का काम कैसे बोल सकती हूँ मैं। शिरीष जी भी उतना एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, किसी भी बुक में कहीं भी धागे का काम नहीं लिखा हुआ है ना? हुँ। कहीं नहीं लिखा हुआ है, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि धागे रिलेटेड काम ऐसा हो सकता है। मैंने फट से उसका चार्ट खोला और आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट चार्ट, लेकिन मुझे कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिला कि मैंने उसे धागे का काम कैसे बोला था। धागे का काम कोई कैसे कर सकता है और वो भी धागे से रिलेटेड इतना अच्छा उसका हो सकता है। उस दिन मुझे समझ आया कि ना ये मैंने कहीं पढ़ा था, ना ये कहीं सूत्र है कि कोई स्पेसिफिक रूल है कि जब ये कनेक्शन होंगे तो आप धागे का बिज़नेस बोल सकते हो। मुझे समझ आ गया है कि ये सिर्फ़ वही ईश्वर है जो मेरे माध्यम से उस लड़के की हेल्प करना चाहते थे, अ, और जो कि अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका था, हार मानने जा रहा था, ज़िंदगी खत्म करने जा रहा था। उस समय उन्होंने मेरे माध्यम से उस लड़के की हेल्प की और आज बहुत अच्छा अर्न कर रहा है और साथ में वो जेम्स रिलेटेड काम भी कर रहा है। रत्न देते हैं, बेचते हैं वो, और कई एस्ट्रोलॉजर से जुड़ गए हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं और अभी उन्होंने डेयरी भी डाला है अपना। तो वो अरे वाह! तीनों ही चीज़ हुई, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट बात जो थी कि वो धागे का काम किस तरह से निकला और किस तरह से वो प्रिडिक्ट हुआ, ये मेरे लिए बहुत-बहुत ही बड़ी बात थी। और उस दिन से जो प्रिडिक्शन पर भरोसा आ गया कि प्रिडिक्शन करने वाली मैं कोई नहीं हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, आपको नॉलेज आ गया, आप मेडिटेट करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, प्रार्थना करते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नाउ यू आर रेडी टू प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट करो और ईश्वर को समर्पित करो। क्योंकि मेरा ये भी बिलीफ है कि मेरे पास कोई यूं ही नहीं आता। प्रकृति में ये हम सभी जानते हैं, दुनिया में, प्रकृति में कहीं कुछ भी यूं ही नहीं होता। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ सर्टेन कॉज। जब हर चीज के पीछे सर्टेन कॉज है, तो मेरे से जो कनेक्ट होने आया है उसके पीछे भी कोई कॉज है, और मेरा कॉज एक ही है कि मेरे माध्यम से ईश्वर उनको गाइड करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे पता है प्रियंका आपसे कुछ पूछने के लिए आतुर हैं, पर मैं एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन लेके फिर प्रियंका को मौका दूँगा पूछने का। जैसे आपने बताया कि ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके लोग ज्योतिष सीख सकते हैं या प्रेडिक्टिव ज्योतिष में जा सकते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ लोगों को इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए या उस फील्ड में जाने से उनको कुछ समस्याएँ आ सकती हैं बाद में ओल्ड लाइफ में? ऐसा भी कुछ सुनने में आती हैं स्टोरीज़ में, हम शापित ज्योतिष भी कहते हैं कुछ लोगों को। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि किसको एस्ट्रोलॉजी में नहीं सीखना चाहिए। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि हम अगर ये कहें कि कुछ लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए? अगर पूजा नहीं करनी चाहिए तो क्या माता-पिता से प्यार नहीं करना चाहिए? हमारे माता-पिता हैं, ठीक है, लेकिन जो ईश्वर है उसको तो हम परम पिता बोलते हैं। हमारे पिता हैं और जो ईश्वर हैं हम उनको परम पिता बोलते हैं। तो क्या हमें ईश्वर से प्यार नहीं करना चाहिए? और ज्योतिष ईश्वर से अलग नहीं है, ज्योतिष ही ईश्वर है, ईश्वर की ही लाइट है। तो जब ऐसा है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन करने के उसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो ज़रूर करने चाहिए पूरे, कि सबसे पहले खुद को शुद्ध करना, आत्मिक रूप से इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली अपने आप को बैलेंस्ड रखना, कि कहीं आपका कोई इंडिविजुअल परसेप्शन किसी की ज़िंदगी ना बदल दे, खराब कर दे। क्योंकि ज्योतिष के एक सेंटेंस, एक डिसीजन पर व्यक्ति अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। तो कहीं ऐसा ना हो हम कोई अपना बायस्ड डिसीजन किसी को दे दें और उसकी पूरी लाइफ की खराब होने के जिम्मेदार ज्योतिषी बन जाए। तो ऐसे कोई किसी के चार्ट में बात नहीं है कि आप ज्योतिषी नहीं बन सकते, पर ये ज़रूर मैंने कहा कि ज्योतिषी बन वही सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो, और उसका चार्ट कहता ही है फिर, जिस पर ईश्वर की कृपा है, उसका चार्ट अपने आप ही कहता है कि ये अ, आस्तिक है, ये स्पिरिचुअल है और ये एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है। थैंक यू सो मच मैम। आप कितने सादगी से सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं और अ, बहुत ही आपको सुनने में मतलब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि थैंक यू। कंटिन्यूअसली हम सिर्फ सुनते रहे, आगे सवाल ही ना पूछे।
बट शो का फॉर्मेट ऐसा है तो मैंने सोचा अगला सवाल आपको पूछती हूँ। जी। शिरीष जी ने आपको पूछा था एआई के बारे में और आपने उसका काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि आफ्टर ऑल इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो उसकी भी कोई सीमाएँ हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। उसी के आगे मतलब आजकल तो आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। तो इस केस में बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि अ, लोग डरा भी देते हैं व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर कि किसी पर्टिकुलर राशि को डराया ही जाता है कि इस पर्टिकुलर राशि का अभी समय खराबी है। सो आपको क्या लगता है मतलब इस बातों पर इस वीडियो पर हमें कितना विश्वास रखना चाहिए और हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस जो बहुत इजीली आजकल अवेलेबल है? प्रियंका, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। अ, जैसे ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे न्यूज़पेपर में हम लोग उठ के सुबह-सुबह राशि देखते हैं ना, आज हमारी राशि में क्या है? बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट्स उसमें होते हैं कि ये पर्टिकुलर राशि के लोग ऐसे होते हैं। इनको आज सारे दिन भर किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, इनको अपने आप को कूल काम रखना चाहिए। घर से बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, धूप तेज हो रही है तो आज अम्ब्रेला लेकर निकलें। तो ये कहीं न कहीं बस एक्टिव पैसिव चेंज होता है, फॉर्म्स चेंज होते हैं और अलग-अलग जगह वो होती है। बहुत ही जेनेरिक बातें होती हैं। लेकिन अच्छा, यूट्यूब इंडस्ट्री को हम और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर कुछ भी कहकर वीडियो बनाना, क्लिप बनाना, थोड़ा बहुत रियलिटी होती है, बाकी की अपना परसेप्शन उसमें डालना। तो ये बात मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ों पर बिलीव करने से बेटर है कि अपना हॉरोस्कोप दिखाएँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है। व्यक्ति यूनिक है तो उसका चार्ट भी यूनिक है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह सिमिलर नहीं है, ना उसकी लाइफ कॉन्ग्रुएंट है। तो जब हम सब यूनिक हैं, तो हमारे चार्ट भी यूनिक हैं। तो जो रूल बोला जा रहा है यूट्यूब से या कहीं से भी, अ, वो सभी के लिए तो नहीं हो सकता। तो डरने से पहले या कोई नेगेटिव परसेप्शन बनाने से पहले अपना चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर उनसे गाइडेंस लें। उसके बाद ही डिसीजन करें। मैंने भी देखा है कई लोग बड़े डर जाते हैं और डर के वो रेमेडीज स्टार्ट कर देते हैं। रेमेडीज भी किस तरह की होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, हर एक के चार्ट का अपना-अपना पोटेंशियल अलग होता है, किसको कब कौन-सी रेमेडी करनी है, ये भी अलग-अलग है। तो इस तरह की बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। हम दशाओं की बात करते हैं कि आज जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है या सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है या राहु का ट्रांजिट हो रहा है, बड़ा शोर मचता है चारों तरफ कि नोट्स चेंज हो रहे हैं, अभी ऐसे हो सकता है। लेकिन इन सब पर ट्रस्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही शॉर्ट में बात बताती हूँ जो व्यूअर्स के काम भी रहेगी। सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट होते रहते हैं। कोई 1 महीने में चेंज होता है, कोई 45 डेज़ में चेंज होता है, कोई 47 डेज़ में चेंज होते हैं। ये सभी का अपना-अपना टाइम है चेंज होने का, वो होते रहते हैं। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में क्या क्या चल रहा है? आपके हॉरोस्कोप में दशाएँ किसकी चल रही हैं? वो दशा लॉर्ड से ट्रांजिट का क्या आपस का कनेक्शन बन रहा है? क्या सिंक्रोनाइज़ेशन हो रहा है वहाँ पर? क्या सेम राशि में आ रहे हैं? क्या कोई दृष्टि संबंध बन रहा है? जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको किसी भी ट्रांज़िट से डरने की ज़रूरत नहीं है। और डरना ही क्यों? जैसे शनि के ट्रांज़िट से डर रहे हैं या नोड्स राहु-केतु के ट्रांज़िट से डर रहे हैं। राहु-केतु भी उतने ही इम्पोर्टेंट एंड पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं लाइफ़ में, जितने बाकी प्लैनेट देते हैं। और गुरु जो कि बहुत ही प्योर प्लैनेट माना जाता है, जैसे कि बहुत ही आशीर्वाद देने वाला स्वयं साक्षात ईश्वर की उपस्थिति उनमें मानी जाती है। उनका ट्रांज़िट भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है अगर वो आपकी कुंडली में गलत पड़ा है तो। और वो गलत क्यों पड़ा होता है? वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा इफ़ेक्ट के कारण पड़ा होता है। क्योंकि ज्योतिष हम जानते ही हैं कि कर्मफल सिद्धांत पर काम करता है। तो गुरु का खराब हो जाना कहीं न कहीं दिखाता है कि प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसा किया है, हमने किसी गुरु का या गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान किया है या हमसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वो खुश नहीं रहे, हमसे नाराज़ रहे और हमारे चार्ट में वो इंडिकेट होता है कि यहाँ जुपिटर गड़बड़ हो गया। तो जब अगर आपके चार्ट में जुपिटर गड़बड़ है, तो जुपिटर के ट्रांज़िट को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रांज़िट के समय किस तरह से आपके असेंडेंट लॉर्ड को और असेंडेंट को असर डाल रहा है। तो तभी हम उसको डिसाइड करें। हर ट्रांज़िट पर बौखलाने की ज़रूरत नहीं है कि शनि घूम रहा है, शनि तो मेरे चार्ट में 6th हाउस में आ गया, मुझे बीमारियाँ देगा।
या 8th हाउस में आ गया तो अब मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं है। हुँ, तो सभी को पहले अपना चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाएँ और अपने प्लैनेट के बारे में जानें। अगर वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ट्रांज़िट में वो कहीं भी परेशान नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। डरने की ज़रूरत नहीं है इन शॉर्ट। एंड उसके आगे अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, तो वहाँ पर हम मैं आई केम अक्रॉस वन स्वामी जी, और उनका एक बुक है। उनकी एक बुक है जिसका नाम है स्तोत्र मंत्र साइंस, उनका उसका विज्ञान। और उससे हम हमारी लाइफ कैसे निरोगी रख सकते हैं। तो आई वेंट टू आई बॉट फ्यू बुक्स एंड मेरे फ्रेंड्स को मैं कुरियर करने के लिए चली गई। तो वहाँ पर जेनज़ी कुरियर के ऑफिस में जेनज़ी बैठे थे, 2 लोग, 2 लड़के थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। अरे छोड़ो मैम, ये सब बातों में आप यकीन मत रखना। इट इज़ ऑल योर हाउ यू बिलीव, हाउ योर कॉन्शियसनेस वर्क। सो डू यू आल्सो बिलीव मैम कि काफ़ी बार हम ये सुनते हैं, जो ये बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी पर, वो भी कहते हैं यार ये तुम्हारे मन का वहम है, एक बार तुमने उसको मान लिया, उसी तरीके से आपके लाइफ में चीज़ें होने लगेंगी। So is it true? How do we handle these kind of stereotypes या क्वेश्चंस जो हम देखते हैं आजू-बाजू में, हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं मैम? देखिए एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी ये इंडिविजुअल बिलीफ के का तो है विषय है, लेकिन जो लोग इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते हो बिलीव करने के लिए। उनको टाइम सिखाता है और उनको हम उनके हालत पे छोड़ें। हम क्या बिलीव करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप मंत्र पर बिलीव करते हो, वो मंत्र से रिलेटेड बुक थी। आप जानते हो मंत्र क्या है? वो ज़ेनज़ी या जो भी लोग थे वो नहीं जानते कि मंत्र क्या है। जो वेद है या वेदों का ज्ञान है, ये समस्त ज्ञान की रूट्स उसमें हैं। वहाँ से गे सारा नॉलेज जो पूरे अर्थ पर है या यूनिवर्स में है, वो वेदों से निकल कर आता है और वेद मैन मेड नहीं है। वो ईश्वर द्वारा रचित हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इन वेदों के 6 अंग यानी 6 लिम्ब्स हैं, 6 अंग हैं इनके। वो 6 अंग में से 4 4 लिम्ब्स दे वर्क ओनली ऑन भाषा, लैंग्वेज और जो रिमेनिंग 2 लिम्ब्स हैं उसके, एक ज्योतिष है और दूसरा रिचुअल्स है। बाकी के जो 4 हैं, वो केवल भाषा पर काम करते हैं। शब्द कैसे उच्चारण करना चाहिए? उसको उच्चारण करने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? शब्द की लय क्या होना चाहिए? उसका कोनोटेशन क्या है? एक ही शब्द कई सारे मीनिंग लेकर जा सकता है। प्लस अगर 2 शब्दों को या कुछ शब्दों को पास-पास मिला दिया जाए तो कौन से शब्द को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हम भी जब बोलते हैं तो कुछ अक्षरों को, कुछ लेटर्स को हम लिप से यूज़ करते हैं, कुछ में टंग का होता है, कुछ में टीथ से होता है। तो उन सब की फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग तरह की होती है। तो जब जो मंत्र बने हैं, वेदों में जो मंत्र हैं या जो हम ईश्वर की स्तुति करने के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों में अक्षरों का इस तरह से अलाइनमेंट होता है कि एक अक्षर की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन लेवल पे है, दूसरे की इस तरह से है। तो जब हम वो सारे मंत्र को एक लय में जब गाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होती है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जनरेट होती है और वही एनर्जी हमारी सोच को बदलती है। इसीलिए हम मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण करते एक एनर्जी हमारे अंदर चेंज होती है और हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। देन वी कैन चेंज अवर परसेप्शन अबाउट थिंग्स। तो मैम आपने बोला कि अपना पतरा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। अब समस्या ये है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साइन्स क्या होते हैं? जब हम डॉक्टर ढूँढने जाते हैं, हम उसकी डिग्रीज़ देखते हैं, कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा हुआ है। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूँढें? आजकल तो इतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं ऑल अराउंड, पता ही नहीं चलता अच्छा जी। कौन-सा है और क्या क्या कुछ कह रहा है। जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत ही मुश्किल वाला सवाल हो जाता है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हम कैसे देखें। देखिए फिर भी कुछ साइन तो ज़रूर होते हैं अच्छे हाँ, एस्ट्रोलॉजर हाँ। के कि पहली बात तो ये है कि आपका ऑरा या आपका अपनी आभा मंडल,
और उसका आभा मंडल पहचान लेता है एक-दूसरे को। हम जो कहते हैं ना कि कई बार हमारी एक थर्ड आई एक्टिव होती है, जब कोई पर्सन हमारे सामने आता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए हम बहुत ही पॉज़िटिव होते हैं और बड़ा हम उनके साथ 1-2 मीटिंग में ही अपनापन लगने लगता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कितने भी बार मिलेंगे तो भी कोई बहुत अटैचमेंट फ़ील नहीं होता। तो सबसे पहले तो एक कनेक्टिविटी होती है, आपकी अपनी वो फ़ील होती है। दूसरा अच्छा एस्ट्रोलॉजर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी के एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकती, ये मैं हुँ। मानती हूँ। तो व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है और उसके घर का अपना जो वातावरण है, वो बहुत कुछ कहानी कह देता है कि ये हुँ, व्यक्ति हुँ। किस तरह से केवल फेंक रहा है बातों को, अपने हिसाब से अपने परसेप्शन दे रहा है, वास्तव में इसको नॉलेज है। तो जब आप मिलते हो तो आप इज़िली समझ सकते हो कि इनको ज्ञान है या सिर्फ़ यूट्यूब रील्स बनाने के लिए ये अपने स्टेटमेंट्स देते हैं। तो अगर हुँ, ज्ञान है हुँ। तो वो ज्ञान बोलता है, और जब आप उनके पास जाकर बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब वो आपकी कुंडली के साथ शुरू करते हैं, वहीं से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट यू विल बी एबल टू नो कि ये पर्सन कैसा है, एस्ट्रोलॉजर हुँ, कैसे हैं, हुँ। इनको नॉलेज है, तो पता चलता है इस बात का। एक्सपीरियंस के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं मुझे लगता है नॉलेज के साथ-साथ। जैसे-जैसे आप देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी हैं, सब एक यूनिवर्सिटी से हैं या एक बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर्स, लेकिन उनमें से कोई 1 या 2 डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, जो बहुत ही प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं। तो ये उनका अपना परसेप्शन, उनका अपना एक्सपीरियंस उन चीज़ों के साथ है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर का भी है कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को, जितने ज़्यादा कुंडली, हॉरोस्कोप्स को वो हैंडल करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे-जुलेंगे, उतना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा होता है और उसके आधार पे वो प्रिडिक्शन करते हैं। बहुत खूब मैम। जी। मैम एक आपने तो इतने साल से ज्योतिष कर रही हैं, पत्ते भी देखे हैं। सबसे बड़ा मिथ ज्योतिष के बारे में क्या है प्रचलित आजकल जिसको आप करेक्ट करना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? अ, देखिए 2-3 मिथ हैं जो मैं अपने चारों तरफ अक्सर ही सुनती हूँ और कई बार लोग मेरे पास आते हैं, आते ही वो शुरू कर देते हैं। सबसे पहला तो है कि कुंडली में मंगल दोष। मंगल दोष है तो पेरेंट्स को अगर पता चल गया हमारे बच्चे की कुंडली में मंगल दोष है, वो बचपन से चिंता में हो जाते हैं, अरे इसकी तो शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो मंगल दोष लेकर आया है। मंगल और दोष ये 2 अलग-अलग बातें हैं। मंगल होना तो हम बोलते हैं ना मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल, मंगल कामनाएँ। तो मंगल जब इतनी पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं तो उसमें दोष हमेशा क्यों जोड़ते हैं हम? मंगल हमारी एनर्जी का कारक है। मंगल हमको एफर्ट्स देने के लिए हेल्प करता है। तो मंगल जिसका जितना ज़्यादा शुभ होगा, वो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो मंगल होना, मांगलिक होना बिल्कुल भी कभी भी बुरा नहीं है, एंड आई पर्सनली लाइक मांगलिक पीपल, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही एफर्ट डालकर वो अपने कामों को करते हैं। उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं मंगल दोष। जब डिस्ट्रक्टिव हो जाती है वो एनर्जी तो दोष बन जाती है। जब इंसान को अपनी पावर का, अपनी एफर्ट्स का घमंड हो जाता है, ईगो आ जाता है। जैसे कि हनुमान जी, बचपन में उनके पास इतनी शक्तियाँ हुई जब वो पैदा हुए थे माता अंजनी के पास, तो उनको सभी देवताओं ने आके आशीर्वाद दिया कि इनके पास इतना बल होगा, इतनी बुद्धि होगी, इतना ज्ञान होगा, ये हवा में उड़ भी सकते हैं, पानी पे चल भी सकते हैं, उनके पास अनेकों शक्तियाँ हो गईं, आठों सिद्धियाँ हो गईं, नवनिधियाँ हो गईं उनके पास में। और जब वो बच्चे थे तो उनको अपनी शक्तियों का, अपने उसका किस तरह से ईगो हुआ और उस ईगो का उन्होंने किस तरह से दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करके सन को निगल लिया था, अपने मुँह में छुपा लिया था। फिर उनको श्राप भी मिला था। तो जब अपनी शक्तियों का हम दुरुपयोग करते हैं या कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग भी करता है, तो उसके नेगेटिव रिपरकशंस भी झेलने पड़ते हैं। उनको श्राप मिला कि आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएँगे। फिर इसकी मुक्ति भी मिली कि आपको इन शक्तियों की याद तब आएगी जब इनका राइट टाइम आएगा। तो इसलिए मंगल दोष तब बन जाता है जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और वो शक्तियाँ कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन में चली जाती हैं। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे को मांगलिक मंगल दोष जिसको वो कह रहे हैं, बच्चा मांगलिक है, बच्ची या बच्चा कोई मांगलिक है,
आप उसको इस तरह से चेक करें कि वो क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर बच्चा बहुत एक्टिव है, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा है, उसके पास सॉल्यूशंस फट से आते हैं किसी चीज को करने के लिए, यानी एफर्ट वाले सॉल्यूशन, ब्रेन वाले नहीं, मेहनत करने वाले, ताकत लगाने वाले वो सॉल्यूशंस, बहुत ही फुर्तीला है काम करने में, मंगल पॉजिटिव है उसका। लेकिन वहीं अगर उसके हाथ से सामान गिरता है, सामान टूट जाता है, टूट-फूट होती है, उसको चोट लगती रहती है। अक्सर कहीं भी उसके, जब बच्चे भी होते हैं तो गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है। अगर इस तरह का होता है या एंगर इतना ज़्यादा है कि जिस समय उनको क्रोध आ रहा होता है, उस समय वो कुछ नहीं सोचते, तो डेफिनिटली उनका मंगल नेगेटिव है। अब मंगल नेगेटिव तो हो गया, करें क्या इसका नेगेटिव मंगल का? उस बच्चे को बचपन से ही उसकी अ, मोटिवेट करें उसको, उसकी थोड़ी-सी काउंसलिंग कभी समय-समय पर, क्योंकि बच्चे प्रवचन सुनना नहीं पसंद करते हैं, ये सच्चाई है। कोई भी नहीं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं पसंद करते हैं। तो प्रवचन नहीं, लेकिन हम उनको कुछ अपने तरीके से इस तरह से समझाएँ कि तुम्हारी ये जो एनर्जी है, इसको आपको यहाँ लगानी है। ऐसे बच्चों को अगर हम हर काम में ऑक्यूपाइड रखें, वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में लगाकर रखें कि स्कूल टाइम के बाद, एजुकेशन के बाद, होमवर्क के बाद उन्हें कुछ और साइड के काम दे दिए जाएँ, कुछ और लर्निंग की चीज़ें दे दी जाएँ, तो वो उनकी एनर्जी यूटिलाइज़ होती रहती है। कई बार बड़े होने के बाद भी एंगर इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि व्यक्ति उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस समय क्या करना है? तो ये सिर्फ एक एनर्जी शिफ्ट का मैटर होता है ना? कि एनर्जी को शिफ्ट करना है। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी मंगल की इसको एग्रेशन दे रही है, एंगर दे रही है। तो उस एनर्जी को हम जिम में लगवा सकते हैं उसकी। हम उसको बोलें कि तुम जिम करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिसमें कि स्वेटिंग हो आपकी, और जितनी स्वेटिंग होगी उतना तुम्हारा एंगर डाउन हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम उसको प्लैनेट्स को समझते हुए गाइड करते हैं कि आप इस तरह से अपने मंगल को ठीक कर सकते हो। वैसे ही एक दूसरा होता है शापित दोष या फिर पितृ दोष जिनको बोलते हैं। पितृ दोष जो होता है वो है कि एक फैमिली में पैटर्न्स होते हैं किसी चीजों के, वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि पीढ़ी में किसी की शादी ना होना, तो वो लगातार पता चलता है कि उस पीढ़ी में भी एक चाचा जी की नहीं हुई थी, अगली पीढ़ी में भी कोई रह गए थे, फिर उसके बाद भी कोई रह गए, तो इस तरह से ये पितृदोष का पता चलता है। पितृदोष का मतलब ये है कि पहले हम थोड़ा-सा और जानें कि हम कब नहीं थे। हम आज जो हैं, वो अपने एंसेस्टर्स का डीएनए लेकर ही तो चल रहे हैं। मतलब हम ही थे जो हम पहले भी थे और हम आज भी हैं। हम अपने पेरेंट्स का ही तो एक्सपेंशन है, आइसोलेटेड नहीं है हम उनसे। तो जब हम उनसे आइसोलेटेड नहीं हैं, तो हम उनके कर्मा से भी आइसोलेटेड नहीं हो सकते। अगर हमने मीन्स हमारे एंसेस्टर्स ने कभी भी कोई ऐसा कर्मा किया है, जिसके कारण किसी भी पूर्वजों को तकलीफ हुई है, उनके मान-सम्मान हानि हुई है, उनको कुछ मानसिक, शारीरिक किसी भी तरह का परेशानी उनकी वजह से हुई है, तो वो जो उनका पेन है, वो एनर्जी के रूप में उस घर में रुक रुक जाता है। और वो एनर्जी से सराउंडेड होती हैं अगली पीढ़ियाँ भी। और फिर वहाँ पर कोई सोल वापस ऐसे आती है, वो हर बार उस चीज़ को सफ़र करती है, उस एनर्जी को सफ़र करती है। तो मैं अगर आपसे ही पूछना चाहूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमसे नाराज़ है, तो सबसे पहला एक्शन हमारा क्या होता है? अ, हम उसे मनाने की कोशिश करेंगे और हम शायद उनसे सॉरी बोल कर ट्राई करेंगे कि हम उसे कैसे मनाएँ। डेफ़िनेटली। और सॉरी बोलेंगे, आप सॉरी बोलेंगे, आप रिग्रेट करेंगे, हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। एक बार में नहीं माफ़ करेंगे डेफ़िनेटली, क्योंकि घाव इतना पुराना है। एक बार में नहीं करेंगे, 4 बार में भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम जब रोज़-रोज़ उनसे माफ़ी माँगेंगे, तो किसी न किसी समय वो हमको माफ़ ज़रूर कर देंगे। तो पितृदोष से मुक्ति का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अब से पहले जो हुआ, अब हम ना करें। पहली बात तो हम माफ़ी माँगे अपने पितरों से कि हमने या हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी भी रूप में आपको कोई तकलीफ पहुँचाई है, तो हमें क्षमा करें। दूसरी बात है कि इस समय जो हमारे बुज़ुर्ग हैं घर में या हमारे आस-पास भी बुज़ुर्ग हैं, हम उनको किस तरह से खुश सकते हैं, उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी कर्मा से वो खुश होते हैं और वो हमको ब्लेस करते हैं, तो आपका पितृदोष वहीं खत्म होने लगता है। तो इट मीन्स हमको दोनों चीज़ें करना है, क्षमा भी माँगनी है और साथ-साथ में अपने कर्मा भी चेंज करने हैं, कि अपने बुज़ुर्गों को सम्मान दें, मान दें, प्रेम दें
तो डेफ़िनेटली ये पितृदोष खत्म हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पितृदोष हो गया है तो अब आप 1 लाख के जाप करवाइए, आप इतने पंडितों को बिठाइए यहाँ पर, इतने लोगों को भोजन कराइए। दान करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूरतमंदों को। ब्राह्मणों को भोजन कराना उस समय जब कहा जाता था या ब्राह्मणों को जो धन का दान करते थे या अन्न का दान करते थे, ब्राह्मण जनरली शिक्षा के क्षेत्र में ही होते थे। पढ़ना-पढ़ाना ही उनका काम होता था। तो जब वो पूरे समय राजा रजवाड़ों के बच्चों को पढ़ाएँगे या दूसरे लोगों के बच्चों को भी पढ़ाने में लगे रहेंगे, तो वो धन अर्जन करने कब जाएँगे? उनके पास समय नहीं होता था धन अर्जन करने जाने का। तो वो पूरा समय बच्चे वहीं गुरुकुल में रहते हैं, उनको देखभाल करना, उनको अच्छे संस्कार देना, शिक्षा देना, उस शिक्षा की प्रैक्टिस कराना और ये प्रैक्टिस केवल 8 घंटे का स्कूल नहीं देता था। पूरे राउंड द क्लॉक ये शिक्षा उनकी चलती रहती थी। रात को सोने के समय से सुबह उठने के समय, कब उठना है, उठते ही आपकी पहली क्रिया क्या होनी चाहिए, सबसे पहले किसको प्रणाम करना है आपको, कब सूर्य देव को प्रणाम, ये सारी शिक्षा का पार्ट होते थे। तो सारे ब्राह्मण उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो जनरली यही कहा जाता कि दान करना है तो उनको करो जो हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनसे शिक्षा पाकर, ज्ञान पाकर अपने आप को चलाते हैं, परिवार समाज को चलाते हैं और देश को चलाते हैं। तो देश को चलाने का बेसिकली काम कौन कर रहे हैं? पीछे से ब्राह्मण कर रहे होते थे, शिक्षा देने के रूप में। तो ये दान उनको उस समय दिया जाता था कि आप दान की या धन की चिंता ना करें, आप केवल अपने शिक्षा पठन-पाठन से का ही काम करें, हम आपकी धन की आपूर्ति जो कि हम सबकी ज़रूरत है, ऋषि-मुनियों की शिक्षकों की, उनकी भी ज़रूरतें होती थी, उनके भी अपने परिवार थे। तो लोगों की दान दक्षिणा वहाँ उस तरह से होती थी। आज के समय में भी अगर कोई पंडित जी हैं जो मंदिर में केवल यही काम करते हैं, पूजा-पाठ सुबह-शाम यही करना, लोगों को गाइड करना, उनको उनके साथ उनको मानसिक संबल देना, तो हमको डेफ़िनेटली वहाँ पर उनको दान करना चाहिए। तो ये दान करना भी हमारे मन को अंदर से शुद्ध करता है, ये हम सबने एक्सपीरियंस किया है कि अगर किसी दिन हम किसी को कुछ निकाल के देते हैं ना अपने पॉकेट से सपोज़ ₹100 हमने किसी हैंडीकैप्ड पर्सन को दे दिए, मन को बड़ा अच्छा गुडी-गुडी फ़ील होता है। हम सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई भी जब हम गुड डीड करते हैं तो वो गुडी-गुडी तो फ़ील होता ही है। तो किसी भी तरह का दोष पड़ा हो, आपको मंत्र जाप, पूजा प्रार्थना, मेडिटेशन और दान करना, ये इससे ज़्यादा बड़े उपाय और कुछ नहीं हो सकते। ये सबसे बड़े उपाय होते हैं। मैम जी, एक दोष के बारे में और आपसे क्लैरिटी चाहता था। इसमें भी जी। अलग-अलग एक्सपर्ट के अलग-अलग मत हैं और वो काल सर्प योग है मैम। आपका अपने एक्सपीरियंस में क्या ये वाक़ई एक दोष है या ये सिर्फ़ बनाया गया है? क्योंकि बहुत पुराना भी ये नहीं है शास्त्रों में काल सर्प योग का हुँ। दोष का मानना सॉरी। जी हाँ, कालसर्प दोष कहीं शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, ये बाद में कालांतर में जुड़ते चले गए हैं और उसमें आया है। ये सिर्फ़ एक एस्ट्रोनॉमिकल अरेंजमेंट है कि जब राहु-केतु आ जाते हैं और सारे ग्रह इधर आ जाते हैं। बाद में तो देखिए लोगों ने आंशिक कालसर्प दोष भी बना दिया कि अगर एक ग्रह इधर आ जाएगा तो आंशिक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल अरेंजमेंट है। इसके कहीं भी कोई गलत तरीके नहीं देखे हैं और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हूँ एंड कस्पल इंटरलिंक सिस्टम और बाकी भी मैं मर्ज करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी एकदम आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं है। सब आपस में है। तो जब हम देखते हैं कि ग्रह अपने नक्षत्रों के अनुसार हाउसेस को इल्यूमिनेट करते हैं, तो ऐसा कहना कि ये कालसर्प दोष है, इसके कारण व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में, ये टोटली गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है, ना शास्त्रों में है और ना ही अनुभव में ऐसा कुछ देखने को आया। काल सर्प वाले लोग ना जाने कितनी बड़ी ऊँची पोज़ीशंस पर पहुँचे हैं और ज़िंदगी में उन्होंने दुनिया में बहुत बड़े-बड़े काम करके दिखाए हैं। तो ये सिर्फ़ एक डराने वाली बात हो सकती है। मेरे अपने अनुभव में भी मैंने नहीं देखा कि काल सर्प दोष के कारण केवल व्यक्ति ने सफ़र किया हो। हाँ, कुछ और कनेक्शंस अगर चार्ट में बन रहे हैं और कुछ रीज़न्स बन रहे हैं, तो फिर एक अलग बात होती है। जी। क्योंकि काल सर्प योग के लिए भी काफ़ी महँगी-महँगी पूजाएँ होती हैं, काफ़ी रिकमेंड की जाती हैं, कितने लाख जाप का करना जाता है। इसलिए मैं क्लैरिटी आपसे चाहता था मैम इसमें। ऐसा है नहीं क्योंकि अच्छा पूजा करवाने को लेकर भी मेरा अपना एक बात है कि
देखिए, प्रार्थनाएँ तो हमेशा ही शुभ होती हैं, चाहे हम अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, है ना? दूसरों के लिए भी हम करते हैं तो हमेशा शुभ होती हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मैं बीमार हूँ, तो पैरासिटामोल मुझे ही खानी पड़ेगी। आपके खाने से मैं ठीक नहीं होऊँगी। पंडित जी लोगों के खाने से मेरा प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा। इतना ज़रूर है कि जब वो पंडित जी हमारे लिए जाप करते हैं, तो हम उनको कुछ धन देते हैं उसके बदले में। और हमारे धन से उनका परिवार, उनका जीवन यापन होता है। प्लस उनकी शुभ भावनाएँ हमको मिलती हैं और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे लिए ये पूजा हो रही है तो हमारे लिए मीन्स आई कैन से कि समटाइम्स जो ये पूजा प्रार्थना है ये एक साइकिक एंटीडोट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि रेमेडीज़ दे दी हैं आपको, अब आपको समझ में आ गया कि भई इसके बाद अब मैं ठीक हो जाऊँगा। तो द मोमेंट यू थिंक कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप लिटरली ठीक होना शुरू हो जाते हैं या आपकी जो परेशानी है वो लिटरली ठीक होना शुरू हो जाती है बिकॉज़ आपके सबकॉन्शियस में भी कहीं न कहीं आप पॉज़िटिविटी को ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे ये चीज़ है। बाकी जो पंडित जी लोग हैं जिनका अपना सारा जीवन यापन इसी तरफ है, तो हमको दान हमेशा करना चाहिए। जब भी अवसर हो तब तब करना चाहिए। उनका क्योंकि वो समाज के एक पक्ष को बड़ा सही गाइडेंस देते हैं, सही रास्ते पर ले जाते हैं, पूजा प्रार्थनाएँ करके हमको हमारे मन को संबल देते हैं। तो वो दान पुण्य करना एक अलग बात है, लेकिन बिठाकर हम सवा लाख जाप उनसे करा रहे हैं और वो उससे बेटर है कि हम कुछ जाप अपने आप कर लें, जितने भी हमसे पॉसिबल हो जाए। लेकिन दान ज़रूर करें उनको। जी। तो जो श्री जी आप योग के बारे में पूछ रहे थे उसकी एक और योग है जिसमें मंगल और शुक्र का साथ में होना कुंडली में। ये तो हुँ, हुँ। जैसे कि एक अभिशाप ही बन गया है, जिसकी कुंडली में बनता है उसके बारे में जिस तरह की बातें कही जाती हैं, मैं उन अनुभवी विद्वान एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हमेशा सही ही गाइड करते हैं, सही बताएँगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थोड़ा सीख कर 6 महीने सीख कर, 1 साल में सीख कर और उसके बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दिए हैं। जिसकी कुंडली में ये योग होता है, उसके बारे में इतना कुछ कहा जाता है, उनके चरित्र से जोड़ा जाता है, उनकी चरित्रहीनता बोली जाती है, इलिसिट रिलेशंस के बारे में बोला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। सीनियर एंड नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर्स कभी भी इसके बारे में इस तरह से नहीं बोलेंगे। अ, ये योग जितना गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले जैसे हमने मंगल को तो समझा कि मंगल एनर्जी हुँ, है, हुँ। अच्छी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, हमने दोनों बातों को समझा। वैसे ही शुक्र भी, शुक्र अच्छा भी हो सकता है, खराब सारे प्लैनेट्स अच्छे और खराब हो सकते हैं। शुक्र एक ब्यूटी से, अट्रैक्शन से रिलेटेड प्लैनेट है। वो ब्यूटी को हुँ, इंडिकेट करता है, अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। अट्रैक्शन अ, व्यक्ति में हो, वस्तु में हो, परिस्थिति में हो, एटमॉस्फेयर में हो, वहाँ शुक्र होता है, वीनस होता है। और वीनस पैशन को इंडिकेट करता है। पैशन भी तो वही है ना जिसके लिए आपको ज़्यादा लगाव है जिस चीज़ से। हुँ। उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए, उस हॉबी के लिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो दैट वीनस इज़ पैशन। अगर वो वीनस आपको कोई पैशन देता है, वो वीनस आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव अट्रैक्शन देता है कि आपको कोई सुनना पसंद करे, आपसे कोई बात करना पसंद करे, आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखे, तो डेफिनिटली ऐसा वीनस अच्छा ही होता है। ये वीनस कभी भी खराब नहीं हो सकता। वीनस का पैशन तो मीरा जैसा पैशन, जो मीराबाई का पैशन था भगवान कृष्ण को पाने के लिए, जो तुलसीदास जी का पैशन था भगवान राम को पाने के लिए, हनुमान जी का पैशन था भगवान राम की भक्ति करने के लिए। तो ये पैशन, ये वीनस से वो अट्रैक्शन, वो लगाव, वो अटैचमेंट आता है। शुक्रदेव असुरों के गुरु थे। असुरों के गुरु होने के कारण उनको एक मृत संजीवनी विद्या का वरदान था। मृत संजीवनी विद्या का मतलब ये नहीं है कि मरे हुए को जिंदा कर देंगे। वो स्टोरी में ऐसे बताया गया। स्टोरी आप जानते ही हैं कि पहले लिपिबद्ध नहीं होती थी, श्रुति से चीजें चलती थी और बातें चलती थी आगे की तरफ। कॉन्सेप्ट सारे जो फ्लोट होते थे वो श्रुति से चलते थे, सुनकर चलते थे। तो जब एक दूसरे से सुनकर चलते थे तो उनको स्टोरीज के फॉर्म में बनाया बढ़ाया जाता था आगे, तो वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते थे। बाकी लोग जो समझना नहीं चाहते उस साइंस को, वो स्टोरी एंजॉय करते थे, और जो साइंस को समझना चाहते हैं वो उसमें से
कंटेंट निकाल लेते थे कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट निकाल लेते थे। तो शुक्र जो मृत संजीवनी विद्या की बात करते हैं, शुक्र में वो अट्रैक्शन है, वो पैशन है कि किसी अ, निराशा से घिरा व्यक्ति जो अपने आप को बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में पाता है, इतना ज़्यादा निराशा से घिरा हुआ है, उसके अंदर जीवन डाल दे, ऐसा कोई अट्रैक्शन। वो आपकी बात हो सकती है, वो आपका व्यवहार हो सकता है, वो माहौल हो सकता है, जिससे कि उस निराश व्यक्ति को जो कि ऑलमोस्ट अपने आप को खत्म मान चुका है, उसकी दोबारा से जीने की इच्छा शुरू हो जाए। ये मृत संजीवनी विद्या है जो शुक्र के पास थी, शुक्रदेव के पास बोली गई। तो ये शुक्र की विद्या है। इस मृत संजीवनी के का काम जब ये शुक्रदेव करते हैं तो शुक्रदेव खराब कहाँ हो सकते हैं? और अति तो हमेशा ही खराब होती है, किसी भी चीज की हो, कोई भी कितना भी पॉजिटिव होगा, अगर ये शुक्र अति लेकर आ जाते हैं अट्रैक्शन के प्रति या किसी भी आसक्ति के लिए, तो फिर ये लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये लस्ट में कन्वर्ट होता है उस समय शुक्र खराब है। अदरवाइज शुक्र और मंगल वाले लोग बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। वो डिप्लोमेट बहुत अच्छे होते हैं, सिचुएशन को मैनेज बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपनी डिप्लोमेसी से कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके अपने अनुकूल बना लेते हैं वो। तो ये शुक्र और मंगल मंगल है। तो मंगल का पैशन और शुक्र की एनर्जी जब दोनों साथ में मिल जाती हैं और व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड उसका, ये सब मिलकर उसको काफ़ी अच्छी हाइट्स दे सकते हैं। तो कभी भी कुंडली में देखकर किसी का भी शुक्र मंगल को नेगेटिव ना बोला जाए, उसके चरित्र से ना जोड़ा जाए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। मेरी अपनी 2 ज्योतिष फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं। फ्रेंड्स कहें या मेरी साथी हैं जिनको मैं जानती हूँ, अ, बहुत रेगुलर इंटरेक्शन नहीं होता। तो एक ज्योतिषी हैं वो, उनकी लग्न पर ही शुक्र मंगल बैठा है। वो लेडी जब एस्ट्रोलॉजी खुद नहीं जानती थी, उन्होंने किसी को दिखाया और जिस तरह की बातें उनके बारे में बोला, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखा। जबकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल, घर को बहुत अच्छा मैनेज करती हैं। अपने बच्चों के साथ उन्होंने बहुत मेहनत की और उनके बच्चे आज बहुत अच्छी पोज़ीशन्स पर हैं, केवल उनकी मेहनत के कारण। दूसरी एक और हैं, उनके 10th हाउस में शुक्र मंगल, कितना कुछ नहीं बोला जाता उनके लिए। तो ये इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हम शुक्र मंगल में पहले उनको समझने की कोशिश करें कि शुक्र क्या दे रहे हैं और मंगल क्या दे रहे हैं। तो ये हमेशा गलत नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो लोगों के मन पर प्रभाव डालता है अगर इसको नेगेटिव वे में एक्सप्लेन किया जाता है तो। जी। किसी भी योग को, किसी भी दोष को, जो तथाकथित दोष कुंडली में आते हैं, उसको यूनिडायरेक्शनल ना लेके उसका एक टोटल वास्तविकता देख के, पूरी कुंडली को देख के ही उसके बारे में बोलना चाहिए। मैम, जी हाँ, आपने बिल्कुल। मिथ्स के बारे में भी बताया, दोष के बारे में भी बताया। कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी हम लोगों को अवगत कराइए, क्या ये कारगर होती हैं? कौन-सी रेमेडीज़ करनी चाहिए? आजकल एक ये स्टोन्स का भी बहुत बड़ा एक चल पड़ा है, स्टोन पहनना, स्टोन बेचना, थोड़ा इसके बारे में हम लोगों को बताइएगा प्लीज़। जी, जी। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ फैटलिस्टिक साइंस। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल होगा ही होगा। नथिंग इज़ इनेविटेबल। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर फ्री विल एंड एफर्ट्स, कि आप अपने एफर्ट्स से डालकर कहाँ-कहाँ कर सकते हो, बट लिमिट्स आर देयर कि कितना कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने पोटेंशियल की बात की थी। तो रेमेडीज़ के लिए क्या उन रेमेडीज़ का कोई फ़ायदा होता है? क्या उनसे कुछ हमको हमारी डिज़ायर्ड चीज़ें हासिल हो सकती हैं? इसको मैं 2 तरह से बात करूँगी। अगर कोई प्लैनेट कुंडली में पॉज़िटिव है, लेकिन पॉज़िटिव होके कमज़ोर हो गया है, तो हम उससे रिलेटेड चीज़ों को, उससे रिलेटेड एनर्जी को, उससे रिलेटेड एलिमेंट को अपनी बॉडी में इंक्रीज़ करें। वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है। दूसरा है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड हम अपने कर्मास में कुछ चेंजेस लेकर आएँ। तो पूरा ज्योतिष ही कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है, तो कर्मा तो डेफिनेटली हमको अपना चेंज करना पड़ेगा और साथ में हमको वो एनर्जी भी चेंज करनी पड़ेगी।
जैसे कि हर चीज़ में अपनी उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, जब हर हर एक अणु में एनर्जी है, परमाणु की एनर्जी है, हम सब जानते हैं, तो बड़े ऑब्जेक्ट्स में भी उनकी अपनी एनर्जी होती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स के तौर पे हम उनको अपनी बॉडी से या अपने 5 सेंस ऑर्गन्स से किस तरह से उस एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, इसकी हमें कोशिश करना है। जैसे जस्ट मैं एक जुपिटर का एग्जांपल लेकर बात करती हूँ। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, लेकिन कमजोर हो गया है, वो कम डिग्री का हो गया है या और किसी तरह से कमजोर हो गया है, तो जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए जुपिटर का कलर येलो, हम येलो कलर यूज करें। चंदन या केसर का हम टीका लगाएं, ये और अपने खाने-पीने में भी येलो यूज़ करें। और साथ में अगर आपने रत्न पसंद करते हैं, वैसे रत्न तो कहीं किसी ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एनर्जी होती है, तो उसकी भी एनर्जी होती है। तो जस्ट इट्स अ मैटर टू एन्हांस अ येलो इन योर लाइफ, कि आप येलो को मैक्सिमम अपनी लाइफ में कैसे जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ें। ये तो बात हो गई कि उसकी एनर्जी कैसे हमारे अंदर हो। जुपिटर एयर एलिमेंट है, हम अनुलोम विलोम करके अपने अंदर की ऊर्जा को भी बैलेंस करें। इसके बाद जुपिटर से रिलेटेड कर्मा, जुपिटर का रिलेटेड कर्मा सबसे पहले हम अपने घर से और अपने आप से ही शुरू करें। अध्ययन करें, पॉजिटिव जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं हम उनको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना, उनकी बात मानना, उनके साथ कोई भी इस तरह की बातें नहीं करना जिससे कि उनको कोई अपमान फील हो। जो हमारे गुरु तत्व हैं, है ना? गुरु, मेंटर, शिक्षक और गुरु में फ़र्क होता है ना? शिक्षक जो धन लेकर शिक्षा देता है, और गुरु वो है जो केवल बिना किसी बड़े लालच के या किसी भी लालच के जो अपना ज्ञान देते हैं, वो गुरु हैं, जो ऐसा मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में कोई चेंजेज़ आएँ। तो जो भी गुरु तत्व हैं, हम उनका सम्मान करें। गुरु बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ तरीके हैं, और साथ में कुछ ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु का काम पढ़ना, पढ़ाना होता है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो हम उनको किसी भी तरह से शिक्षा दिला पाएँ। जैसे भी पॉसिबल हो, हम चाहें तो उनको एडमिशन करा सकते हैं कहीं पर जहाँ वो रेगुलर शिक्षा पाएँ। वैसे नहीं कर सकते, हम खुद से पढ़ा सकते हैं। खुद से नहीं पढ़ा सकते तो हम कुछ बुक्स दे सकते हैं उनको, वैसे वाली जो ड्राइंग पेंटिंग से शुरू होती हैं, चित्रों से शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ अक्षर ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पर अक्षर के साथ-साथ चित्र बना होता है, तो अगर वो चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, अगर वो गुरु तत्व हमको हमारे अंदर बढ़ाना है। दूसरा, गुरु का मतलब होता है बड़प्पन। तो छोटी बातों में अपने आप को ना उलझाए रखना, लेट गो वाला आपका एटीट्यूड होना। कोई भी चीज़ हुई है उसको बहुत समय तक ना तो खुद पकड़ के बैठें, और ना ही किसी व्यक्ति को हमारी वजह से परेशानी हो। तो ये अ, इस तरह के व्यवहार करके, यानी उस एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके हम अपने अंदर इम्बाइब करें और हमारे कर्माज़ में उसको हम उपयोग में लेकर आएँ, तो डेफ़िनेटली प्लैनेट की एनर्जी में फ़र्क आता है, प्लैनेट की एनर्जी बदलने लगती है। जुपिटर जब कभी कहीं से भी वीक हो रहे हैं, या मरक्यूरी को लेते हैं, वो कहीं से भी वीक हो रहे हैं, तो बोलने में आवाज़ कमज़ोर हो जाती है, बोलने में अट्रैक्शन नहीं होता, आवाज़ की क्वालिटी खराब हो जाती है। सुनने और बोलने से लेकर वहाँ की कहीं कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसके लिए भी हम छोटे-छोटे बच्चों का ध्यान रखें, अपने घर की बहन-बेटियों का मान-सम्मान करें। बोलते समय शब्दों पर कंट्रोल रखें कि हम कोई ऐसे शब्द ना बोलें जो दूसरों को किसी तरह से भी हर्ट कर जाएँ। तो ये बुध के लिए कर सकते हैं, और पैरेलली उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए बुध का कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर को हम जितना अपने अंदर ले सकते हैं, कलर कपड़े कपड़े पहने या ग्रीन स्टोन पहन सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, इस तरह से जितना भी ये पॉजिटिव कर्मा है, तो दोनों तरह से बढ़ेगा। हमने उस एनर्जी को अपने अंदर भी ले लिया, क्योंकि हर हर ऑब्जेक्ट की अपनी एनर्जी होती है, प्लस साथ में हमने उससे रिलेटेड कर्मा भी कर दिया। तो ये इस तरह से रेमेडीज़ डेफ़िनेटली असर लाती हैं, और साथ में मंत्र जाप एंड मेडिटेशन, ये तो हर प्लैनेट के लिए कंपल्सरी है। अगर प्लैनेट नेगेटिव है, तो भी मंत्र जाप, क्योंकि नेगेटिव है तो भी हम उसको जाप करेंगे। प्लैनेट का जाप
जो भी करें तो करें, अदरवाइज़ उससे संबंधित देवता का जाप करें। जाप के अलावा ध्यान कर सकते हैं, आप मेडिटेशन करें। अगर आपको मंत्र नहीं पता है, किसके लिए क्या मंत्र जाप करना है, तो नहीं पता है कोई बात नहीं, मेडिटेशन करें, आप अपनी चक्र हीलिंग करें या चक्रों पर फ़ोकस करें। चक्रों पे नहीं कर सकते हैं, अपनी साँस पर फ़ोकस करें। इस तरह से मेडिटेशन करके भी आप अपने प्लैनेट्स को बल दे सकते हैं। मैम, ऐसा आप कोई मंत्र, एक जेनेरिक मंत्र शेयर करना चाहेंगी जो हर कोई कर सकता है और जिससे एक बैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाता है? प्लैनेट स्पेसिफिक ना जी हाँ, होके बिल्कुल। जनरल हर कोई को ना करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। गायत्री मंत्र, 24 अक्षरी मंत्र, ये महामंत्र की संज्ञा इसको दी गई है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़े प्रोटोकॉल्स नहीं होते इसके। पूजा करने के अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, पूजा करने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन भगवान को याद करने का या उससे प्रेम करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। उसको हम कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में याद कर सकते हैं। अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमको शरीर की शुद्धि, आसन की शुद्धि, पूजा में जो भी सामान होता है, वो सब करना सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो अगर हम पूजा के साथ मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस तरह से सारे प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हुए करें। और अगर हम केवल ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को याद करते हुए इसलिए करना चाहते हैं, उसको अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, तो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आप मंत्र को जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, दूसरा मंत्र ओम नमः शिवाय है। ये किसी भी समय कैसे भी जाप कर सकते हैं। तीसरा है ओम गंग गणपतये नमः, जो विघ्न विनाशक हैं, जो देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। उनको हम किसी भी समय उनका भी जाप कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली पूरा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना है। पूजा नहीं कर रहे हैं, तो अपने ईश्वर से प्रेम करने के लिए, अपने उस परम पिता से प्रेम करने के लिए किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। इनको आप एनी टाइम जाप कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जाप कर सकता है। कोई इसमें बंदिश नहीं है। मैम बहुत ही बढ़िया मतलब हमने आपसे ये जाना कि ठीक है आपके कुंडली में कई ऐसे नेगेटिव जैसे काल सर्प योग हो गया या कोई हुँ, और हुँ। स्थितियाँ हो सकती है बट उससे आप उसको आप हैंडल कर सकते हो। उससे आप मंगल जैसे आपने बहुत एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया मंगल के बारे में कि मंगल इतना ही शुभ है तो हम उसके बारे में क्यों डरें, राइट? सो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये मैं समझ गई और आप स्टार्टिंग से मैम ये कहते आ रही है कि आपका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास है। ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर सेइंग बोथ एस्ट्रोलॉजी एंड अध्यात्म दे गो हैंड इन हैंड। तो मैं आपको अभी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर आप कुछ ऐसे पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल्स दें जैसे कि आपने किसी को कुछ मंत्र करने के लिए कहा और उस या अध्यात्म की तरफ जाने के लिए कहा और उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे कुछ आप हमारे साथ इंसिडेंट्स या एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहेंगे? जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पिरिचुअलिटी जो है, वो मेरे लिए या मैं जो समझती हूँ और समझाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी आप मीन्स एक्सेप्टेंस, है ना? रिचुअल्स ऑफ स्पिरिट, बी स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो हम परेशान या हम या कोई भी व्यक्ति परेशान कब होता है? जब या तो वो पास्ट में जी रहा होता है या वो फ्यूचर में जी रहा होता है। या तो पास्ट की मेमोरीज उसको कहीं न कहीं परेशान कर रही होती हैं, या फिर फ्यूचर के लिए वो कोई न कोई प्लानिंग कर रहा होता है और वो प्लानिंग उसकी पूरी नहीं हो पा रही होती है। यही चीज़ है जो उसको रेस्टलेस बनाती है। अगर वो प्रेज़ेंट में रहेगा, तो कोई चीज़ भी उसको परेशान नहीं कर सकती है। प्रेज़ेंट में रहने से क्या फ्यूचर की चीज़ें हमारी सॉल्व होंगी? डेफ़िनेटली अगर हम अपने प्रेज़ेंट को मैक्सिमम तरीके से, पॉज़िटिव तरीके से उसको जिएँ। सपोज आज एक बच्चा है, अगर वो 10th क्लास में पढ़ रहा है और उसका प्रेजेंट ये कहता है कि तुम केवल पढ़ाई करो, तुम फ्यूचर की प्लानिंग मत करो कि तुम फ्यूचर में क्या बनना है, तुम 10th में पढ़ाई करो, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ो। वो 10th पर पूरा फोकस करता है, डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो आज वो जो अच्छे मार्क्स 10th में लेकर आया है, क्या वो उसको फ्यूचर में हेल्पफुल नहीं होंगे? जब वो 11th में जाएगा तब वो उस तरह के कर्मा करेगा, 12th में जाएगा तब प्रेजेंट में, यानी एवरी टाइम प्रेजेंट को लिविंग एट फुलेस्ट इन पॉजिटिव वे, कि आप कैसे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ?
ये प्रेज़ेंट में ही हो सकता है, ना पास्ट में रह के हो सकता, ना फ्यूचर में रह के हो सकता। तो अगर हम इस तरह से प्रेज़ेंट में ही जब रहते हैं, तो उस समय मेडिटेशन जो है वो हमारे ब्रेन की रीवायरिंग करता है। ये केवल एक स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक प्रॉपर एक साइंस है कि जो हमारे ब्रेन वेव्स जो है ना मेडिटेशन के ड्यूरिंग में जब हम मंत्र जाप करते हैं उस समय वो लोअर हो जाते हैं, थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। और जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो भी रुक जाता है, स्लो हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन भी जब स्लो हो जाता है, तो फिर हमारी बॉडी हील करना शुरू कर देती है। पॉजिटिविटी फील आने लगती है, हमारे अंदर से पॉजिटिविटी फील होती है। तो जब हम इतना बार-बार करते हैं और काफ़ी देर तक बैठ के करते हैं, तो ये हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेज़ लेकर आने लगते हैं। जब हम ठीक होने लगते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। जबकि उसके पीछे तो ये था कि उतने समय ना तो हमने चिंता किया है, चिंता नहीं किया तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी नीचे चला गया और हम खुश फील करने लगते हैं। तो ये मैंने बहुत लोगों के साथ करा है, स्पेशली जो आज जेन ज़ी का एक वर्ड है एंग्ज़ायटी। मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। उनके लिए ये इतने कॉमन वर्ड्स हो गए हैं, वो दे डोंट इवन नो इसका प्रॉपर क्या मीनिंग है। बस उस उनको बोलना है, मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मैं ट्रॉमा में हूँ, है ना? इसका प्रॉपर वर्ड क्या है? उनके लिए जो जेन ज़ी वाले हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में जो उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं और कई बार यूथ हैं जो जॉब में हैं उन लोग भी हैं और उनके साथ समस्याएँ केवल 2 ही हैं। जो यूथ है उनके साथ एक तो अर्निंग की समस्या जो जहाँ है वो अपनी अर्निंग से सैटिस्फाइड नहीं है। चाहे उनको कितना भी मिल रहा है, वहाँ से उनको ग्रोथ ऊपर की तरफ दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ के लिए अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छी बात है, तरक्की करना। लेकिन पूरा टाइम उसमें जीते रहना और अपने आप से डिससैटिस्फाइड रहना कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है, पूरा टाइम इसमें सोचते रहना। दूसरा है रिलेशनशिप्स। जो यूथ है वो रिलेशनशिप्स में सैटिस्फाइड नहीं है। वो देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति लॉयल नहीं है, कहीं कोई भी परेशानी आई और उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और वो समटाइम्स इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं एक ही चीज़ को सोचते-सोचते कि उनकी परफॉर्मेंस अफेक्टेड होने लगती है। ऐसे समय मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में ये काम किया है कि उनको कुछ साइकिक एंटीडोट्स ही देने पड़ते हैं और चूंकि बीमारी मन की है, मानसिक है, तो हमें उनके मन पर ही काम करना होता है। मन को बीमारी को मन से और मानसिक स्टेटमेंट से ही निकालना होता है। तो वहाँ हम उनको थोड़ा मेडिटेट कराते हैं। मेडिटेशन के बाद उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है जो मैं फॉलो करती हूँ और जब वो कराती हूँ, कराने के बाद उनसे फिर पूछती हूँ अभी उनको कैसा लग रहा है। तो वो उसी समय बोलते हैं, "बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ऐसे है।" फिर उनको छोटा-छोटा सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए भी देती हूँ कि आप ऐसे करेंगे और थोड़े दिन में आके बोलते हैं, "हाँ, अभी हमारी एंग्ज़ायटी चली गई।" एंग्ज़ायटी थी ही नहीं, तो जाएगी कहाँ? वो सिर्फ़ एक दिमाग का परसेप्शन था और उस परसेप्शन को वो अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दे रहे थे। काम कहीं भी करते थे बट बैक ऑफ द माइंड उनके वो चीज़ें चलती रहती थी कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है। जब वो मेडिटेशन में होते हैं, जब मंत्र जाप में होते हैं, उतनी देर के लिए वो कट ऑफ हो जाता है। वो चैन ऑफ थॉट्स जो है कट कट हो जाती है और धीरे-धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ने लगता है और जैसे-जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है तो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ठीक है, जो हुआ, हुआ लेट्स गो फॉरवर्ड। जी मैम। मैम अभी आपने रिलेशनशिप्स की बात करी तो एक सवाल मन में आ गया। जी। इतनी शादियाँ होती हैं, मैरिज के हॉरोस्कोप्स मैच करते हैं, पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फेलियर रेट हो रहा है मैरिजेस का। तो ये भी एक तरीके से ताकत देता है ज्योतिष के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये अब इतना सब कुछ मैच करके कि आप ये शादियाँ क्यों फेल हो रही हैं या क्यों नहीं चल पा रही हैं। तो ऐसा आजकल क्यों हो रहा है मैम? हुँ। बहुत अच्छा सवाल है, लिटरली ये सवाल यहाँ ज़रूर डिस्कस होना चाहिए था कि कुंडलियाँ मैच करना शादी के लिए कितनी सार्थक है। सबसे पहली बात तो जो कुंडली मैच करने का हमारा तरीका है, वो मून और मून नक्षत्र बेस्ड है ना? पहले जब हम कुंडलियाँ मैच करते थे वर-वधू की, तो वहाँ वर-वधू आपस में मिलते नहीं थे, वो एक-दूसरे को जानते नहीं थे एंड समटाइम्स तो फैमिलीज़ भी नहीं जानती थी और कोई बीच के व्यक्ति ही रिश्ता तय कर दिया करते थे। उस समय शादियों का पर्पस केवल एक ही होता था, वंश वृद्धि।
और ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। या फिर ज्योतिष जो था वो राजे और रजवाड़ों के लिए होता था, राजघरानों के लिए होता था। आम जनता के लिए ज्योतिष होता भी नहीं था। तो उस समय राजघरानों में जो शादियाँ होती थी, कई बार वो पर्पज़ के लिए की जाती थी कि इस घर की राजकुमारी के साथ शादी हो जाएगी तो हमारा राज्य बढ़ जाएगा, हमारा और ज़्यादा हमारा किंगडम का साइज़ बढ़ेगा। ये सब कुछ पर्पज़ होते थे उनके। तो उस समय अगर हम व्यक्ति से मिले नहीं हैं, हम व्यक्ति को जानते नहीं हैं, तो सबसे पहले हम उसको क्या जानना चाहेंगे? अगर हम किसी को जानते नहीं हैं और हम किसी थर्ड पर्सन से पूछना है, तो हम सबसे पहले उसे क्या जानना चाहेंगे? कि व्यक्ति दिखने में कैसा है? सोच कैसी है? कूल है? गुस्से वाला तो नहीं है? और सपोर्ट करेगा? किसी की बात मानेगा? यही चीज़ें एक बेसिक होती हैं जो हम जानना चाहते हैं। ये बिहेवियर वाली बातें हैं और उस समय बिहेवियर पर ही केवल एक इम्पोर्टेंस होता था कि जब ये एक दूसरे परिवार में आके जुड़ेगी लड़की तो क्या इस परिवार को सपोर्ट दे पाएगी और परिवार में चूंकि लड़का वंश वृद्धि करता है उस घर का तो वंश वृद्धि करने में सहयोग दे पाएगी और जब जब इसको जरूरत होगी तब इसका सहयोग मिलेगा क्या इसका और अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने में सहयोग देगी या रोकेगी। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें होती थी ना, ये केवल दोनों की मेंटालिटी को मैच करने के लिए होती थी, कि इनका मन कैसा मिलता है, इनकी मानसिकता कैसी मिलती है, क्या कंपैटिबिलिटी है उसमें। ज्योतिष में एक बात और कही जाती है, देश, काल, पात्र और परिस्थिति। देश, हम अभी यहाँ भारत में बैठे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बात करेंगे और हमारी सोच भी वहीं तक जाएगी। लेकिन जब हम बात किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ की करेंगे, तो वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ की सोच अलग है, वहाँ की ब्रेन वायरिंग अलग होती है बचपन से ही बच्चों की। तो पहले हम देश को कंसीडर करेंगे, जब हम वहाँ के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो उनकी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। हम ब्यूटी की डेफिनेशन अगर हम मून और वीनस से निकालते हैं हॉरोस्कोप में कि ये व्यक्ति बहुत ब्यूटीफुल होगा, तो हमारे लिए हमारे यहाँ ये जो एक इंडियन में इंडिया में जो लोग हैं, वो जनरली व्हिटिश कॉम्प्लेक्शन के ही होते हैं, है ना? आम तौर पे ऑन एन एवरेज। लेकिन हम अगर अ, ठंडे देशों की तरफ चले जाएँ तो वहाँ बहुत स्किन उनकी डेलिकेट होती है, पिंक होती है। लेकिन वहीं हम अगर अ, अफ्रीका साइड में चले जाएँ तो वहाँ बहुत ही डार्क होती है। तो क्या वहाँ वो लोग ब्यूटी नहीं मानते हैं? क्या वहाँ के जो मून वीनस होंगे वो ब्यूटी नहीं देंगे? वो भी ब्यूटी देंगे लेकिन उनके देश के अकॉर्डिंग देंगे, उनकी धरती के अकॉर्डिंग देंगे कि वहाँ किस तरह की ब्यूटी हो सकती है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, तो ये देश की बात हो गई। वैसे ही काल की बात है कि जो बात हम द्वापर में कर रहे थे, वो त्रेता में नहीं कर रहे हैं सॉरी त्रेता में कर रहे थे, वो द्वापर में नहीं करी और द्वापर में कर रहे थे, वो कलयुग में नहीं किया। जो ये भी छोड़ दीजिए, अभी हम 100 साल पहले जो सिचुएशंस ट्रू थी, गर्ल्स की जो स्थिति थी देश के अंदर, आज वो बिल्कुल नहीं है। उस समय हम प्लैनेट्स को देखकर जो प्रिडिक्ट करते थे, वो उस समय का परसेप्शन अलग होता था। प्लैनेट्स वही हैं, 7 प्लैनेट्स एंड 2 नोड्स, अभी भी वही 9 है। लेकिन अब हम उस परसेप्शन को ध्यान रखते हैं। वैसे ही अगर हम विलेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो अगर गाँव में कोई बच्चा, किसी रूरल एरिया में बच्चा ग्रेजुएट भी हो जाता है, तो सारे विलेज के लोग बोलते हैं, बड़ा पढ़ा-लिखा बच्चा है। अर्बन एरिया के लिए ये ट्रू नहीं होता है। वहाँ पढ़ा-लिखा का डेफिनेशन बहुत हाई होती है ना? तो हम देश और काल, वैसे ही पात्र, हम ओल्ड एज पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, एजुकेटेड के लिए बात कर रहे हैं या हम एक अ, रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चे के बंदे के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमें पात्र को भी देखना होता है और परिस्थितियाँ। आज की परिस्थितियाँ क्या हैं? कुछ परिस्थितियाँ जो बच्चे जिनके घर में जिनके फैमिली का वातावरण ऐसा है कि वो उन बच्चियों के ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है, वो कहीं भी जा सकती हैं, अपने डिसीज़न खुद ले सकती हैं, तो वहाँ हम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आपके ये प्लैनेट्स आपको फॉरेन ले जाने की बात कर रहे हैं, आप फॉरेन में जाके एजुकेशन ले सकते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस को देख के। लेकिन वहीं अगर हम देख रहे हैं कि चार्ट में इसका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है कि जो बच्ची को घर से बाहर निकलने को भी अलाउ करेंगे, तो क्या वो फॉरेन में जाके एजुकेशन लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेशन इतना लेगी कि गाँव से आके शहर में आ गई, उससे ज़्यादा नहीं दे जाने देंगे उसको। तो इस तरह से हम देश, काल, पात्र और परिस्थिति को देखते हुए फिर दोनों हॉरोस्कोप्स को मिलाते हैं।
अब बात ये है कि गुण तो सारे मिल गए लेकिन फिर भी दोनों के बीच में नहीं चल रहा है और आज के समय में डिवोर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। डिवोर्स होने के पीछे बात ये है कि हमने कुंडली से मेंटल कंपैटिबिलिटी मैच किया है। लेकिन आज हम जब सामने से देखना शुरू करते हैं, तब हम देखते हैं एजुकेशन देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं, मिलना-जुलना वो सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि पहले देखा जाता था कि क्या लड़की लड़के की बात सुनेगी या फैमिली वालों की बातें सुनेगी? आज लड़कियाँ कहीं भी पीछे नहीं हैं। वो क्यों किसी की बात सुनेंगी? वो इंडिपेंडेंट हैं। वो मानते हैं कि परिवार चलाने के लिए दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम दोनों को बराबर होके चलना है। पहले कहा तो जाता था ये, लेकिन समाज में होता नहीं था। ये एक हार्ड ट्रुथ है। फीमेल को बराबरी से समझा नहीं जाता था। कैसा भी हो परिस्थिति, शादी हो गई, एक बार उनको निभाना ही है। और कई बार उनके माता-पिता की तरफ से ही कह दिया जाता था कि अब जो भी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। अब वहीं तुमको रहना है। लेकिन आजकल माता-पिता अपनी बच्चियों को वो आत्मविश्वास देते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तुम्हारे साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है, तो तुम्हें सहन नहीं करना है, गलत को गलत कहना आना चाहिए। नो कहना आना चाहिए। ये पेरेंट्स सिखा रहे हैं, उनकी शिक्षा उनको सिखा रही है। लेकिन कई बार लोग उस मानसिकता से नहीं निकले हैं कि बहू घर में आई है, तो उसको अब हम अपने तरीके से ना चलाएँ। उसकी बात भी सुनें, वो भी हमारी बात सुने और फिर हम डिसीज़न लें। ये मानसिकता अभी चेंज नहीं हुई है। हमने बेटियों को आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन बहुओं को बढ़ती हुई बहुओं को एक्सेप्ट करना अभी समाज ने सीखा नहीं है। इसीलिए ये डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब सामने वाले पक्ष ने बोलना शुरू कर दिया है, पहले बोलता नहीं था। एक पक्ष बोलता नहीं था, एक पक्ष बोलता था, कैसी भी हों शादियाँ चल जाती थी। तो आज का समय जो अभी मैंने कहा देश, काल, पात्र और परिस्थिति, आज का जो समय है, आज का जो काल है, इस समय की सिचुएशंस को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। एजुकेशन के साथ-साथ उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी है और ज्योतिष में जब हम गुण मिलाते हैं तो हम ऑफ कोर्स हेल्थ भी देखते हैं दोनों की, हेल्थ कैसी है, ये चीज़ों को भी देखते हैं। तो उन चीज़ों को साथ में देखना है और पैरेलली ये चीज़ भी करनी है। तो इस समय की बात है कि आज समय में लड़कियाँ दबना नहीं चाहती हैं किसी भी तरह से और क्यों दबें? जो सदियों से उनके साथ होता आ रहा है, वो आज भी कैसे होने दे सकती हैं? आज आज नहीं होने दे सकते हैं। तो ये उस वर्ग को भी समझना पड़ेगा जो बहुओं को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिवोर्स नहीं होंगे और ये थोड़ा समय ही चलेगा क्योंकि ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है कि एक समय अभी तक दब रही थी, अभी दबना मना किया है। कुछ सालों के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे लोग और वो दबाना बंद कर देंगे। फिर डिवोर्स होना बंद हो जाएँगे, फिर साथ चलेगा। जी, बहुत अच्छा मैम। मैम, ये तो आज बहुत सीरियस बातें हो गईं और बहुत ज्ञान की बातें हो गईं। कुछ आपके पास तो कुछ हास्यप्रद प्रेडिक्शंस के लिए भी लोग आते होंगे। कोई 1-2 अगर आप शेयर करना चाहें, मूड को लाइट करने के लिए, तो प्लीज़ करिए। एक इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन मैं बोलना चाहती हूँ जो मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत मेरे दिल के करीब है वो प्रेडिक्शन, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक लेडी हैं जो यूएस में रहती हैं और उनको बच्चे नहीं थे। 2 बार आईवीएफ भी उन्होंने कराया और दोनों बार उनका फेल हो गया। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने देखा और उनको बताया कि बच्चे तो आईवीएफ से ही होंगे, नेचुरली नहीं होने वाले हैं और आपका एक ये राइट टाइम है, जो मई-जून का मैंने कोई उनको टाइम दिया था कि ये वाला टाइम है, अगर आप इसमें अपना इंड्यूस कराती हैं, तो फिर वो सक्सेसफुल रिज़ल्ट होगा। तो चूँकि उनके 2 बार फेल हो चुके थे लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनको अंदर से खुशी मिल रही थी कि मैंने उनको बोला कि ये टाइम पर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर इस समय पे कराती हैं। बट उनका ऑलरेडी शेड्यूल्ड था फ़रवरी में, तो उन्होंने कहा कि ये बात हमारी जनवरी में हो रही थी, तो ठीक है मेरी बात हो गई खत्म। उन्होंने अपने घर में बोला तो घर के लोग और डॉक्टर ऑफ कोर्स वो रेडी नहीं हुए। उनका नहीं-नहीं जो अपनी डेट है हम उसमें ट्राई करते हैं और फिर उन्होंने तीसरी बार वो फ़रवरी में ट्राई किया, वो भी फेल हो गया। और क्योंकि मैं ये प्रेडिक्शन पहले ही दे चुकी थी कि जो फ़रवरी में है वो टाइम पॉज़िटिव नहीं है आपका और जो मई-जून का ये वाला टाइम बेंड है ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ करेंगे तो होगा। तो वो फ़रवरी वाला फ़ेल हो गया तो भले ही वो नेगेटिव प्रेडिक्शन ट्रू हुआ था लेकिन उसका फ़ेथ बढ़ गया
और वो फिर से मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं आपके इससे कराऊँगी जो आपने मुझे टाइम दिया है। फिर मैंने उसको और शॉर्ट करते-करते मैंने उनको एक पर्टिकुलर डेट दे दी कि आप ये वाली डेट में कराइए। और घर के लोग भी बोल रहे थे क्योंकि 3 आईवीएफ उनके फेल हो चुके थे। उन्होंने डॉक्टर को अपनी तरफ से डेट दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर इस डेट में कराना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने उस डेट को कराया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि सक्सेसफुल हो गया। स्टोरी यहीं नहीं रुकती है कि वो सक्सेसफुल हो गया। अब सक्सेसफुल होने के बाद बड़ी खुशी-खुशी आके उसने मेरे को बताया। और जनरली हम लोग जेंडर एंड एज, डेथ ये प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन यूएस में तो वहाँ बता देते हैं, 4th-5th मंथ में जेंडर बता देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने मेरी क्यूरियोसिटी के लिए और ये अपॉर्च्युनिटी भी मुझे मिली थी कि मैं यहाँ पहले देखकर बता दूँ। मैंने उनको बोला कि आपको ट्विन्स होंगे और दोनों बेटे होंगे। तो उसके बाद टाइम चलता रहा और जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने यूँ ही डॉक्टर को बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है ट्विन्स हैं। डॉक्टर ने देखा तो बहुत खुश हुआ, बोले आपको कैसे लग रहा था कि ट्विन्स हैं? अब उसने बता दिया कि मेरी एक मैम है इंडिया में और वो मुझे गाइड करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ट्विन्स होंगे और फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये दोनों मेल्स हैं, मेल चाइल्ड हैं। इस समय डॉक्टर ने देखा नहीं था, उनका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था। तो लेकिन वो अब उनको डॉक्टर को भी क्यूरियोसिटी आ गई कि ठीक है मैं भी हम देखते हैं इसको। तो जब उनका अगली बार अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बहुत क्यूरियोसिटी से उसको देख के बोले हाँ, दोनों चाइल्ड मेल हैं। ठीक है, वो चीज़ बहुत खुशी की बात थी कि यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चला है। फिर 6th-7th मंथ में उन्होंने मुझे आके बात किया तो मैंने उन्हें बताया कि 8th मंथ में एक कोई सर्टेन ड्यूरेशन था कि ये थोड़ा दिक्कत वाला है। आप हो सके तो घर में ही रहें, बाहर ना जाएँ, ध्यान रखें। जो मैं कहती आ रही हूँ ना कि एस्ट्रोलॉजी का यूज़ क्या है, यहाँ वो यूज़ हुआ कि बताया उनको कि ये ड्यूरेशन आपका इस तरह का है, घर में ही रहें, बाहर कहीं ना निकलें और अपना खान-पान भी घर में अच्छी तरह से रखें जिससे कि आपको कोई स्टमक रिलेटेड इश्यू नहीं होना चाहिए, आपका स्टमक अपसेट नहीं होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। और उन्होंने वो सारी बातें ध्यान रखी, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन में उनको एक घर में ही उनका पैर थोड़ा-सा ऐसे डिसबैलेंस हुई वो और कुछ गड़बड़ हुआ और कुछ इश्यू हो गया उनको और हॉस्पिटल जाना पड़ा। एडमिट हुईं, वहाँ डॉक्टर को उन्होंने फिर ये बात बता दी कि मैम ने मुझे पहले ही बोला था और मैं घर पे थी, मैंने लीव ले ली थी, घर पे ही थी और उसके बावजूद भी मुझे ये चीज़ हो गई। तो वहाँ से डॉक्टर ने कहा जब होना ही था तो आप अपने जॉब से भी छुट्टी ली आपने और उससे अच्छा तो आप जॉब पे जाते रहते। तब उसने मुझे वहीं से कॉल लगाया, बोले मैम जब ये होना ही था और मुझे एडमिट ही होना था, तो फिर क्या? तब मैंने उसे कहा कि साहिबा अगर आप ध्यान नहीं रखा होता तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता था। अभी सब कुछ कंट्रोल में है, डॉक्टर्स इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हारे बच्चों को कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। अब डॉक्टर उसके साथ में वो भी कनेक्टेड थे और वो बराबर पूछते रहते थे कि अब तुम्हारी मैम ने क्या बताया है? ये फिर जब डिलीवरी का टाइम आया, तो जो डेट दी हुई थी, उसके पहले की डेट मैंने बताई कि आपकी डेट मुझे 1 वीक पहले लग रही है, बाद में नहीं है। तो उसने डॉक्टर को बोला कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरी पहले हो जाए? तो डॉक्टर बोलता है आपकी मैम ने बोला है तो ज़रूर हो जाएगी। तो ही एक्चुअली ही वाज़ आल्सो एन्जॉयिंग दिस ऑल दिस प्रिडिक्शंस ना कि ऐसे चल रहा है और ऐसे ही हुआ समय से पहले कुछ सिचुएशन बनी उसका शायद बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था क्या था तो उसको पहले ही करना हुआ और उसी समय मैंने बोला भी था कि आपके दोनों बच्चों में से एक बच्चे को थोड़े से इश्यूज कुछ रहेंगे और 3-4 दिन का चलेगा उसके बाद आ जाएगा लेकिन घबराना नहीं। यहाँ फिर बताने के पीछे यही था कि अगर बच्चे को कुछ इश्यू निकलेगा तो माँ घबरा जाएगी, बहुत ज़्यादा घर के लोग परेशान हो जाएँगे लेकिन साथ में जो सेकंड स्टेटमेंट था कि कुछ होगा नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से घर पे आएगा। और साथ में बोला एक बच्चा बहुत नॉटी रहेगा और एक बच्चा बहुत ही समझदार, धीर गंभीर सुनने वाला रहेगा। तो जब वो दोनों बच्चे भी हुए तो वो डॉक्टर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और उसने उनसे वो नंबर लिया मेरा और उन्होंने खुद ने मेरे से बात किया। और उसके बाद उसने डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैम क्या आप आगे भी हमको हेल्प करेंगी कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे किसी पेशेंट के कि इसको मैं आईवीएफ इंड्यूस करूँ कि नहीं, तो उस समय आप हेल्प करेंगी? मैंने कहा डेफिनिटली मैं हेल्प करूँगी लेकिन आधी फीस मेरी होगी। तो इट वाज़ ऑन जस्ट ऑन लाइटर नोट लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि एक दूसरे देश का व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी जानता नहीं है, मानता नहीं है, जिसके जो अभी आपने कुछ समय पहले सवाल भी पूछा था कि जो जानते नहीं हैं,
तो वो जानता नहीं था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, इतना इम्प्रेस हुआ इंडियन एस्ट्रोलॉजी से, और उसके बाद भी मेरी काफ़ी समय तक उनसे बात होती रही। फिर उन्होंने अपने बारे में भी कुछ बातें की, उनका लेकिन बर्थ टाइम नहीं था उनके पास में, तो फिर हमारे पास दूसरे मेथड्स होते हैं जिनके पास बर्थ टाइम नहीं होता, तो उस तरीके से किया। तो ये जो प्रिडिक्शन था, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के अंदर भारतीय ज्योतिष के प्रति इतना प्रेम आया कि वो कनेक्टेड हैं। मैम आपकी बातें इतनी एंग्रॉसिंग है कि हमारा दिल नहीं कर रहा कि इसे करें, पर समय का भी ध्यान रखा है और हम आपसे निवेदन करेंगे पहले ही कि आप फिर से हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आएँ और फिर से हम आपके साथ करें। तो आपसे आज्ञा लेते हैं जी, अब मैम ज़रूर। और धन्यवाद करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आज हमको सीखने को मिली है कि एस्ट्रोलॉजी डरने का नहीं, गाइडेंस का टूल है और उसको गाइडेंस के टूल की तरह ही लेना चाहिए। ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना चाहिए, ना इससे डरना चाहिए प्रेडिक्शन से, और इसको एज़ गाइडेंस करके अपनी जीवन को और सुगम बनाना चाहिए। जी, धन्यवाद बिल्कुल मैम। सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते।